All right, Bhupendra bhai, really excited for this podcast. Thank you so much, Dere bhai. I'm doing very good. I think manifestation is not only what you do in the room. वो तो आपका subconscious mind को एक direction दे रहे हो. Manifestation is how do you feel the whole day? What are you thinking the whole day? What are you doing the whole day? अगर मैंने पैसे नहीं बनाए तो फिर मुझे दोबारा जॉब पे जाना पड़ेगा. ये लोगों के अंदर बहुत डर होता है जी. इस एनर्जी को वो कैसे शिफ्ट कर सकते हैं, थोड़ा आप इस पर लाइट डालना चाहोगे? Absolutely. मेहनत तो गधा भी कर रहा है. ऐसी जॉब में बहुत सारे लोग हैं, मेहनत कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं, बहुत अच्छे हैं, टैलेंटेड है, लेकिन उस लेवल पे नहीं पहुंच पा रहे. क्या मेहनत से सारी चीज़ें अचीव की जा सकती है? आप अमीरों से सिर्फ अमीर दिखना सीखते हो, अमीर बनना नहीं सीखते. एक मेरा सबसे बड़ा सवाल है इस पॉडकास्ट के लिए, जितने भी लोग जॉब वाले हैं, ऐसी क्या टेक्निक वो फॉलो करें कि वो चीज़ों को जल्दी मैनिफेस्ट कर सकें? ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. इट इज़ इम्पॉसिबल. आप बॉक्सर हो ही नहीं तो माइक टाइसन से कैसे कुश्ती लड़ लोगे आप? करेक्ट. अगर मुझे पता लगा कि मेरा कॉम्पिटिटर 3 बजे ग्राउंड पे जाता है तो मैं 2 बजे ग्राउंड पे जाऊंगा, और अगर मुझे पता लगा कि वो 2 बजे जाने लग गया तो मैं सोऊंगा ही नहीं रात में. मेहनत तो गधा भी करता है, लेकिन उसका वो रिजल्ट नहीं होता जो घोड़े का रिजल्ट होता है. मैं आपको एक चीज़ बहुत क्लियर बताना चाहता हूँ. बहुत सारे लोग मैनिफेस्टेशन में फेल हो जाते हैं क्योंकि वो गधे की तरह मैनिफेस्ट करते हैं. अगर आपको एक सही रोड मैप पता होगा किस तरीके से मैनिफेस्ट करना और अपनी लाइफ में कुछ भी अट्रैक्ट करना है, तो आप कुछ भी अपनी लाइफ में पा सकते हो. और मुझे लगता है कि मैनिफेस्टेशन का मैं एक खुद प्रोडक्ट हूँ, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ को 360 चेंज किया है विद द हेल्प ऑफ मैनिफेस्टेशन. सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, सही तरीका पता होना चाहिए. मैनिफेस्टेशन आपको फोकस करने में मदद करता है, और आपको इस पॉडकास्ट में ये भी जानने को मिलेगा कि आप अपनी एनर्जी को कंप्लीटली शिफ्ट कैसे कर सकते हो. इस पॉडकास्ट में हमने एक गेस्ट को बुलाया जिनका नाम है BSR, जो कि मैनिफेस्टेशन कोच है और बहुत टाइम से काम कर रहे हैं इस इंडस्ट्री के अंदर, जो कि इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझा सकते हैं कि आप जो भी अपनी लाइफ में चाहोगे वो अट्रैक्ट कर सकते हो, लेकिन लॉजिकली, एक ब्लूप्रिंट के साथ, एक रोड मैप के साथ, जिससे आप क्लियरली समझ सको कि ये चीज़ को कैसे किया जाता है. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम इस डीप कन्वर्सेशन को अभी के अभी स्टार्ट करते हैं. ऑलराइट भूपेंद्र भाई, रियली एक्साइटेड फॉर दिस पॉडकास्ट. हम आज तीसरी बारी मिल रहा है. पहले जूम पे मिले, फिर एक इवेंट में मिले, और आज पॉडकास्ट में मिल रहा है. करेक्ट. और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आपसे मैनिफेस्टेशन के बारे में सीखने के लिए, कोचिंग इंडस्ट्री के बारे में, और बहुत सारी चीज़ें. और आपको फिजिकल देख के बहुत अच्छा लग रहा है. आप पहले से बहुत स्मार्ट हो गए हो. तो सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा, आप कैसे हो? थैंक यू सो मच देरे भाई. आई एम डूइंग वेरी गुड. एंड सच में कई बार हमने मिलने की कोशिश की, उसके बाद भी 1-2 बार हमारा व्हाट्सएप कम्युनिकेशन हुआ, बट मैं दिल्ली बहुत कम आ पाता हूँ, एंड दैट इज़ वाई. बट आई एम डूइंग ग्रेट. आप बताओ, आप कैसे हो? मैं बहुत अच्छा हूँ, और मैं इस कन्वर्जेशन के लिए ना स्पेशली बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ. थैंक यू. आपका एक प्रोग्राम है थिंक एंड रिच, मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच, राइट? सो वो मैंने बहुत देखा है, आपका यूट्यूब पे देखा है, आपको प्रोग्राम के पोस्टर्स देखे हैं, स्टेटस देखा है, बहुत सारी चीज़ देखी है. और मुझे लगता है कि मैं मैनिफेस्टेशन का खुद एक प्रोडक्ट हूँ, क्योंकि जो चीज़ें मैंने सोची थी, जहाँ से मैं निकल के आ रहा हूँ, वो मैंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा हो सकता है, लेकिन वो इमेजिनेशन के साथ करते करते हो गया. और शायद सेम कहानी आपकी भी है कि आपका भी बैकग्राउंड बहुत हम्बल रहा है, और धीरे धीरे आपने भी वो ऊंचाइयां प्राप्त करी है मैनिफेस्टेशन के थ्रू. ट्रू. तो आई थिंक हम दोनों ही एक प्रोडक्ट हैं मैनिफेस्टेशन के. मज़ा आएगा डीप जाने में. मैं जानना चाहता हूँ कि ये आपकी शुरुआत कहाँ से हुई, कैसे शुरुआत हुई? यार, मैं तो जॉब करने के लिए पुणे गया था, एंड उससे पहले काफ़ी सारी चीज़ें आती नहीं थी. एक्सीडेंटली वहाँ पे एक छोटा सा सिर्फ एक इंटेंशन था. देखिए, हमेशा मेरे टीचर से मैंने सीखा, इंटेंशन इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन एनीथिंग एल्स. हम ट्रेनिंग इंडस्ट्री में भी हम बात करते हैं, इंटेंट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन द कंटेंट. आज इस पॉडकास्ट का इंटेंट ये नहीं है कि कितने बिलियन लोगों तक ये पहुँचे, बट जो भी आदमी देखे उसकी ज़िंदगी चेंज हो जाए, एटलीस्ट एक ज़िंदगी तो पूरी तरह से बदल जाए. तो जैसे मैं जब पुणे गया था तो एक छोटा सा इंटेंशन था कि जो सैटरडे संडे मिलता था मुझे जॉब के बाद, वो वेस्ट ना हो, उसका प्रोडक्टिव यूज़ हो. तो प्रोडक्टिव यूज़ क्या करें, कुछ पता नहीं था. एक्सीडेंटली एक इंस्टीट्यूट में घुस गए, वहाँ एक टीचर से मिले, मनीष गुप्ता सर से, और जब उनसे मिला मैं तो उन्होंने पब्लिक स्पीकिंग के बारे में बताया. फिर पब्लिक स्पीकिंग किया, फिर वो अच्छा लगा, पर्सनालिटी चेंज हुई. फिर मैनिफेस्टेशन के बारे में सीखा, मितेश खत्री जी को आप जानते होंगे, उनसे सीखा. फिर नित्य शांति मेरे एक टीचर थे, उनसे सीखा. ऐसे करते करते काफ़ी सारे टीचर्स मिलते गए, अच्छे अच्छे टीचर्स मिलते गए. एंड
बेस्ट पार्ट पता है क्या हुआ, जितने भी टीचर्स ने मुझे सिखाया, उन्होंने मुझे जो भी सिखाया मैंने एज इट इज़ इम्प्लीमेंट किया. आई थिंक आई हैव द बिगेस्ट क्वालिटी दैट आई एम अ वेरी गुड स्टूडेंट. मुझे एक बार कोई अच्छा टीचर मिले या जो भी टीचर मिले और मैंने उनको कमिट कर दिया कि ये मैं करूँगा, तो फिर मैं कर देता हूँ. और मैं उस मैनिफेस्टेशन को लिटरली लेने लगा. मैंने मेडिटेशन किया और मुझे छोटे छोटे मिरेकल्स होने लगे, काफ़ी सारे छोटे छोटे. मैं कभी भी है ना, एक गलती कई लोग करते हैं मैनिफेस्टेशन को लेके, तुरंत मैनिफेस्टेशन सीखते ही 10 करोड़ रुपए अट्रैक्ट करना चाहते हैं या 1 करोड़ रुपए अट्रैक्ट करना चाहते हैं, 5 करोड़ अट्रैक्ट करना चाहते हैं. मैंने कभी वो सोचा ही नहीं था. मैंने तो सोचा छोटी छोटी चीज़ें, जैसे मुझे पहली ट्रेनिंग असाइनमेंट मिल जाए, मुझे इस कंपनी में ट्रेनिंग असाइनमेंट मिल जाए, मुझे इस कंट्री में जाने को मिल जाए. ऐसे करते करते छोटे छोटे मैनिफेस्टेशन होते थे जो शायद 50,000 में पूरे होने वाला हो, 10,000 में पूरा होने वाला हो, या जहाँ से मुझे 20,000 मिलने वाला हो. एंड वो मिलते चले गए. एंड जैसे जैसे वो होते चले गए, मैंने कहा यार ये तो ज़बरदस्त है. फिर थोड़ा और बड़ा, फिर थोड़ा और बड़ा, फिर थोड़ा और बड़ा, फिर थोड़ा और बड़ा, फिर गाड़ी, फिर घर, फिर विदेश ट्रिप्स, फिर बहुत अच्छे अच्छे लोगों से मुलाकातें, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनना, ये सारी चीज़ें फिर मैनिफेस्ट होती गई. तो आई थिंक जो लोगों का नज़रिया होना चाहिए वो होना चाहिए, पहले इस मसल को बिल्ड करें. जिम जाते ही सीधा आप 100 किलो का डंबल उठाने की बात करोगे तो इट इज़ नॉट गोइंग टू हैपन. स्टार्ट विद 5 kg, फिर 10 kg, फिर 15, फिर 17, फिर 18, फिर 20, 25. धीरे धीरे मैंने ऐसे करके ग्रो किया. तो मुझे लगा समय थोड़ा, उस समय जब ट्रेनिंग इंडस्ट्री में मैं आया था 2010 में, उस समय तो बहुत कम लोग थे ट्रेनिंग इंडस्ट्री में. ट्रेनिंग इंडस्ट्री का पता भी नहीं था लोगों को. मुझे नहीं पता था 2007 में कि ट्रेनिंग नाम की कोई इंडस्ट्री होती है. मैं तो एक्सीडेंटली गया. ये सारी चीज़ें, इट वॉज अ न्यू वर्ल्ड ऑल टुगेदर. और समझ में आने लगा कि हम कितनी गलतियां करते हैं अपनी सोच में. हम कितना एवरेज सोचते हैं, थोड़ी सी चीज़ में डर जाते हैं, कई घंटों तक नेगेटिव रहते हैं, चिंता करते हैं. और जब मैंने जाना कि एक आदमी जब चिंता करता है तो वो खुद ही की ज़िंदगी में कितना बड़ा चैलेंज क्रिएट कर रहा है, कितनी बड़ी मूर्खता कर रहा है. याद है बचपन में एक कहानी हम पढ़ते थे कि जिस डाल पे बैठा था वो महामूर्ख उसी डाल को काट रहा था. तो 90% पीपल, इनफैक्ट उससे भी ज़्यादा लोग मैं कहूँगा महामूर्ख की कैटेगरी में हैं, क्योंकि वो खुद ही अपनी ज़िंदगी में बड़े बड़े बोल्डर्स क्रिएट कर रहे हैं, जिसके कारण वो पहुंच ही नहीं पा रहे वहाँ. वो पहुंचते हैं, स्पीड पकड़ते हैं, फिर बोल्डर आ जाता है. लेकिन वो बोल्डर कौन सा होता है? उनका खुद का ही मैनिफेस्टेशन, उनका खुद का ही क्रिएशन. तो कहते हैं कि जानबूझ के या तो वो हरकतें कर लो जिनसे कि तुम जानबूझ के वहाँ पहुँच सको जहाँ पहुँचना चाहते हो, नहीं तो अनजाने में वो सारी चीज़ें हो रही है जो तुम बिल्कुल नहीं चाहते. अनजाने में तुम वो अट्रैक्ट कर रहे हो जो तुम नहीं चाहते. सो कहते हैं कि दुनिया में जितने भी बड़े लोग हैं उन्होंने जानबूझ के अपनी ज़िंदगी में सब कुछ अट्रैक्ट किया है. तो आज आपने अपनी ज़िंदगी में जानबूझ के काफ़ी सारी चीज़ें अट्रैक्ट की है, मैंने जानबूझ के काफ़ी सारी चीज़ें अट्रैक्ट की है, और कई लोगों ने जानबूझ के बहुत सारी अट्रैक्ट की है. एंड दैट्स द वे ऑफ लिविंग लाइफ. नहीं तो अनजाने में हम चिंता करते हैं, नेगेटिव हो जाते हैं, मूवीज़ में कुछ भी देखते हैं और वो सब हमारी ज़िंदगी में अट्रैक्ट होने लगता है. मैं हमेशा अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम में एक एग्जाम्पल देता हूँ. बहुत सारे लोग क्राइम पेट्रोल देखते हैं या सावधान इंडिया देखते हैं और बड़े ध्यान से देखते हैं, और फिर वो अपने परिवार वालों को एजुकेट भी करने की कोशिश करते हैं. देखो ऐसा ना करना है, ऐसा नहीं हो जाए, इस चीज़ से सावधान रहो. उनका पूरा कॉन्शियस एफर्ट है अपने आप को बचाने में. एंड जब आप बचाने की सोच रहे हो तो आपका माइंड क्या कह रहा है? कुछ बर्बाद ना हो जाए. माइंड में इमेज बर्बादी की आ रही है, इमेज एवरेज आ रही है, इमेज डर की आ रही है. और जो माइंड में इमेज है वो ही आपके जहन में है, वो ही आपकी मैनिफेस्ट होगी, वो ही आपकी रियलिटी बनेगी. क्योंकि शब्द नहीं समझता ये यूनिवर्स, ये ब्रह्मांड, ये सबकॉन्शियस माइंड, ये सिर्फ इमेजेस को समझता है. एंड ये मुझे 2009 में 8 में पता चला. 2010 में मैंने नौकरी छोड़ के फुल टाइम ट्रेनर बनने के लिए दिमाग लगाया. वो इसलिए क्योंकि 2-3 साल इन चीज़ों को सीखते सीखते ये अंदर आ गई थी, मुंह से यही निकलती थी. और फिर ये ट्रेनिंग करियर मेरा शुरू हुआ 2010 में, एंड आज तक इधर ही हूँ. अगर आपको लग रहा है कि मैं बीच में कहाँ से आ गया, तो मैं आपकी मदद के लिए आया हूँ. अगर आप जॉब कर रहे हो और आपको अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करना है और आपको समझ में नहीं आ रहा कि स्टेप 1 क्या होगा, स्टेप 2 क्या होगा, कोई समझाने वाला नहीं है, तो इसके लिए मैंने एक क्लियर रोड मैप बिल्ड किया है, जिसकी मदद से इंप्लीमेंट करके आप अपनी सैलरी का 5 गुना या 10 गुना निकाल सकते हो विद इन अ मंथ, 1 महीने के अंदर अंदर. और मैं इसके लिए 100% श्योर नहीं हूँ, मैं इसके लिए 10,000% श्योर हूँ. नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारी ट्रेनिंग का लिंक है, स्टार्ट योर ओन बिजनेस. वहाँ पे क्लिक करके आप जान सकते हैं और सीख सकते हैं. नाउ यू कैन एंजॉय दिस पॉडकास्ट. और आज आप इंडस्ट्री के एक टॉप कोच में आते हो, टॉप कोचेस में आते हो. भगवान का कृपा है, गुरुओं का आशीर्वाद है. भाई मैं आपको ना अपनी एक छोटी सी स्टोरी बताना चाहूँगा जी.
मेरा शुरू से क्या था, मैं बस उससे पहले एक चीज़ जानना चाहता हूँ, आपका एक फाइनेंशियल गोल कितना है कि एक दिमाग में रख के चलते हैं ना हर इंसान कि मेरे अकाउंट में इतना पैसा होना चाहिए, वो एक नंबर आप थ्रो करोगे? देखिए, सबसे पहले जो गोल होता था वो होता था कि 10 लाख रुपए साल का कैसे कमाए। दूसरा गोल फिर 10 पे पहुंचने के बाद वो 10 गुना हो जाता है, तो 1 करोड़ पे कैसे पहुंचे। वहां पहुंचने के बाद वो फिर 10 गुना हो जाता है कि 10 करोड़ कैसे पहुंचे। तो अब नेक्स्ट गोल 100 करोड़ का है। तो फाइनेंशियली तो वहाँ पहुँचना चाहते हैं। बट हाँ, अब पिछले 4 साल में एक बहुत अलग ट्रांसफॉर्मेशन मेरे अंदर आया है। मेरा स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन 10 टाइम्स ज़्यादा क्रिएट हुआ है। तो आई थिंक इन द फ्यूचर, आई एम गेटिंग आउट ऑफ और अवे फ्रॉम दैट फाइनेंशियल गोल्स एंड ऑल। तो मेरे ऐसे कोई फाइनेंशियल गोल्स आज की डेट में नहीं है, लेकिन हाँ, आज से 2 साल 3 साल पहले मैं सोचता था कि 10 करोड़ पे आ गए तो अब 100 करोड़ कैसे जाना है, और वो इवेंचुअली हो ही जाएगा। बट मेजरली नाउ आई एम थिंकिंग ऑफ how I can spiritually evolve and how can I really touch 50 crore plus lives spiritually. Got it. That's what I want. मुझे आपकी बातों में ना बहुत मैच्योरिटी दिख रही है, क्योंकि आप वो फेज निकल के आ चुके हो शायद जो मैं अभी जी रहा हूँ अपनी लाइफ में, और ये हर शायद 10 साल बाद इतना बड़ा चेंज आता है, देखने को मिलता है। Absolutely. मेरी ना, जब मैंने जॉब स्टार्ट करी थी 22,000 रुपये तनख्वाह थी, और दिल्ली बहुत महंगी जगह है जी। कुल मिला के महीने के 2,000 रुपये बचते थे रेंट वेंट खाना वाना हटा के। तो मैंने ना एक कैमरा लिया था, और मैंने सोच लिया था कि मैं जॉब क्विट कर रहा हूँ और मुझे अपना खुद का स्टार्ट करना है। वो हो गया, मैंने कैमरा ख़रीदा, कैमरा ख़रीदने के बाद घर पे शिफ्ट हो गया और बस वीडियो बनाना स्टार्ट कर दिया यूट्यूब पे। धीरे धीरे 1-2 क्लाइंट मिलने स्टार्ट हुए। डिजिटल मार्केटिंग सीखी तो डिजिटल मार्केटिंग ही सर्व कर रहा था मैं लोगों को। उसके बाद सोचा कि ऐसे नहीं होगा, और शुरू से ना मेरे अंदर एक पैटर्न था कि मैं जितने भी बड़े लोग थे उनको ऑब्जर्व करता था, बायोग्राफी पढ़ना उनकी, उनके बारे में देखना, कौन मर्सिडीज में घूम रहा है, कौन कौन सा फ़ोन इस्तेमाल कर रहा है, क्या क्या सारी चीज़ें, और इन्होंने करा कैसे। मेरा दिमाग में था यार ये इन्होंने करा कैसे, इनको एनालाइज करते हैं, पूछते हैं बड़े लोगों से। तो एक हमारी इंडस्ट्री में एक और टीचर हैं जो मेरा है, अभी यार नाम था उनका, मैं उनको बहुत एनालाइज करता। वो होटल में जा रहा है, सूट वूट पहन के जा रहा है, सारी चीज़ें। मैंने कहा यार ऐसा बनना है, ऐसा करना है। उनको कॉपी करके स्टार्ट करा मैंने, ऐसे होटल में जाना स्टार्ट किया जी। जीएम से बात करनी स्टार्ट करी, हम इसकी मार्केटिंग कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। 100 होटल के आसपास हम गए होंगे, 2-3 होटल की मार्केटिंग मिल गई। इस तरीके से वो चीज़ें चेंज होनी स्टार्ट हो गई। करेक्ट। कॉपी पेस्ट चल रहा था, और कॉपी पेस्ट करते करते, क्योंकि बनना था दिमाग में, बैक ऑफ द माइंड वही सारी चीज़ें थी, तो इंटेंशन बहुत क्लियर थी वहाँ पहुँचना है। प्लस इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा हार्ड थी उस टाइम पे, क्योंकि जब 20s में स्टार्ट किया तो इंटेंसिटी अरे साला करके रहेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। इसको NLP में बोलते हैं मॉडलिंग। एज इट इज़ कहते हैं सफलता क्लू छोड़ती है। अगर कोई भी इंसान, जैसे आपने अवी का नाम लिया, अवी अगर सफल है और आपने अवी को एज इट इज़ कॉपी किया, तो वो बिल्कुल होना ही है। दैट इज़ द रेसिपी। जैसे अभी आप कोचिंग करते हो और लोगों को सिखाते हो कि हाउ टू ग्रो योर ट्रेनिंग बिजनेस, एज इट इज़ आपने अपना कोचिंग बिजनेस ग्रो किया है जहाँ करोड़ों रुपए का प्रॉफिट कमाया है। एज इट इज़ वो सारी चीज़ें आप किसी को सिखा रहे हो, और कोई आदमी इसको एज इट इज़ फॉलो करेगा तो उसका भी कोचिंग बिजनेस ग्रो करना ही है। हो सकता है आपका 100 टाइम्स ग्रो हुआ हो, उसका 50 टाइम्स ग्रो हो, लेकिन 50 टाइम्स पे तो वो पहुँचेगा ही पहुँचेगा। तो मैं भी लोगों को ये बताता हूँ कि अगर आपको पैसा कमाना है, सबसे पहले जाओ उस 5 स्टार होटल में बैठो, भले कुछ नहीं खर्चा मत करो, कोई बात नहीं, लेकिन उसकी लॉबी में बैठो, उसके सोफे के लेदर को फील करो, उसकी वो जो सीलिंग की हाइट है उसको फील करो, उसका झूमर जो है उसको देखो तो सही, उसकी क्वालिटी क्या है, उसका जो आर्टिफैक्ट पड़ा है वो किस लेवल का, उसके कलर्स कैसे हैं। जब आपकी आंखें ये चीज़ें देखने लगेगी, आपके कान ये सुनने लगेंगे, वहाँ के लोगों के शब्द आपके कानों में पड़ेंगे, जब आपकी बॉडी उस वास्टनेस को फील करेगी एंड आपकी सांसों के थ्रू वहाँ की खुशबू आपके अंदर जाएगी, ये मैनिफेस्टेशन का पहला चरण है। इसीलिए ऐसे लोगों से मिलना, ऐसी जगहों पे जाना, वो कार का टेस्ट ड्राइव लेना, विदेश जाना है तो अगर जा नहीं सकते, मान लो ऐसी जगहों पे जा ही नहीं सकता कोई आदमी, तो उसकी पोस्टर्स लगाना, उसके बारे में पढ़ना, ये सारी चीज़ें ज़रूरी है। और ये जैसे जैसे आदमी के दिल में जाती जाएगी, मैनिफेस्टेशन इतना फास्ट काम करेगा। लेकिन लोग कहते हैं 5 स्टार होटल में मेरा क्या काम है यार, मैं क्यों जाऊँ वहाँ पे, अभी मैं सामने से निकल गया, अभी तो टाइम ही नहीं है। कई बार लोग जाना भी चाहते हैं लेकिन उनके पास टाइम नहीं होगा क्योंकि उनका माइंड रेडी नहीं है। तो मैं हमेशा लोगों को कहता हूँ कि योर माइंड इज़ योर बिगेस्ट एनिमी। एंड ये मैं ही नहीं कहता, आई थिंक जितने भी लोग हैं, बड़े लोग भी हैं, वो सारे यही कहते हैं, योर माइंड इज़ द एनिमी एंड योर माइंड इज़ योर फ्रेंड।
अगर आपने इसको फ्रेंड बना लिया, मन को अपना फ्रेंड बना लिया, मन अपने हिसाब से काम करने लग गया, तो बहुत बड़ा गेम चेंज हो जाएगा। अदरवाइज तो फिर स्ट्रगल चल रही है। लोगों को लग रहा है डेस्टिनी है सब कुछ। डेस्टिनी है, हो सकता है आज मैं कहीं और होता, लेकिन डेस्टिनी मुझे मेरिट तक लेके आ गई, आपसे मिलवा दिया। लेकिन कहीं ना कहीं इस पॉडकास्ट के थ्रू आप और मैं वो वहाँ पहुँच रहे हैं जो हम अट्रैक्ट करना चाह रहे हैं। शायद हमने कोई बहुत बड़ी चीज़ मैनिफेस्ट की है पास्ट में, और उसका रास्ता इस पॉडकास्ट से होके जाता है। एंड दैट इज़ वाई दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर मी एंड फॉर यू एंड फॉर ऑल द वॉचर्स। क्योंकि जितने भी लोग इसको देख रहे हैं इस समय, व्यूअर्स, उन सभी ने इतनी जिंदगी वेट करके इस पे क्लिक किया। हाउ इज इट पॉसिबल? क्यों इसी पे क्लिक किया? लाखों और पॉडकास्ट है ना, आप ही के हज़ारों पॉडकास्ट हो रहे हैं, मतलब कई पॉडकास्ट हैं, मेरे कई पॉडकास्ट हैं, उन पे क्यों नहीं क्लिक किया? इसी पे क्यों क्लिक किया? सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। और अगर इस पे क्लिक करने के बाद वो कहते हैं इट इज़ बोरिंग, ऑलराइट, गई भैंस पानी में, मतलब माइंड कह रहा था शायद इससे तेरी जिंदगी का रास्ता निकलेगा, इसको छोड़ के कोई अगर एंटरटेनमेंट पे स्विच हो गया, कोई ऐसी रील पे स्विच हो गया जो कि जहाँ सिर्फ हंसाया जा रहा है 2 मिनट के लिए, और आदमी कहा ये मज़ेदार है, ये तो क्या है यार, ये कॉन्वर्सेशन, लेकिन दिस इज़ लाइफ चेंजिंग एंड दैट इज़ नॉट करेक्ट। तो आदमी को उसका माइंड ही दुश्मन हो जाता है। ऐसी चीज़ें अगर आपके सामने आ रही है जो ज़िंदगी बदल सकती है, आपकी लाइफ बदल सकती है, लेकिन आप वहाँ तक जा नहीं पा रहे हो, मीन्स यू नीड टू वेट। ऐसी एक भी चीज़ आपके मुंह से या आपकी नज़रों के सामने से निकल जाए, वेट 30 सेकेंड 10 सेकेंड वहाँ होल्ड करो, चेक योर फीलिंग, इफ दैट थिंग इज पुलिंग यू अगेन, जस्ट गो फॉर दैट। भाई मैं ये चाहता हूँ कि आप पहले जॉब कर रही थे आपने जी, जॉब करने के बाद आपने अपने खुद सपने देखे और सारी चीज़ें पूरी करी। सेम चीज़ मेरे साथ था कि मैंने पहले जॉब करी, मैंने दूसरों को एनालाइज किया और मैंने वैसे काम करना स्टार्ट किया। मैं चाहता हूँ कि हम मासेस में बात करें, जितने लोग जॉब कर रहे हैं, करेक्ट, वो पैसा कैसे बनाएंगे। अगर उनको जॉब क्विट करने का मन करता है, कर सकते हैं, अपना सपना देखने के लिए, पूरा करने के लिए वो सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो मैं ये डिस्कशन करना चाहता हूँ क्योंकि वो चीज़ आपने भी अचीव करी और मैंने भी अचीव करी है। ट्रू। सो मैं ये चीज़ जानना चाहता हूँ, मेहनत तो गधा भी कर रहा है, एब्सोल्युटली, लेकिन वो उतना वो नहीं कर रहा है। ऐसी जॉब में बहुत सारे लोग हैं, मेहनत कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं, बहुत अच्छे हैं, टैलेंटेड है, लेकिन वो उस लेवल पे नहीं पहुंच पा रहे। क्या मेहनत से सारी चीज़ें अचीव की जा सकती है? मेहनत अगर बिना डायरेक्शन है तो नहीं। तो प्रॉब्लम क्या हो रहा है, मैं लोगों को यही सिखाता हूँ कि यार, आप में से जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं या जो भी मेरे वेबिनार में आते हैं, सेमिनार में आते हैं, मैं उनको कहता हूँ यार, आप सभी लोग ना बहुत भयंकर काम कर रहे हो, आप सभी सिंसियर हो, आप सभी ग्रो करना चाहते हो, आप सभी सुबह 6 बजे उठ रहे हो, 7 बजे उठ रहे हो, 5 बजे उठ रहे हो, रात को 10, 11, 12 बजे तक काम कर रहे हो, फिर रिजल्ट क्यों नहीं आ रहे? क्यों नहीं सोच रहे उसके ऊपर? क्योंकि कहीं ना कहीं रिजल्ट लाने के लिए जो करना है वो नहीं करेंगे। तो यहाँ पे एक बहुत छोटा सा इंसिडेंट मैं आपको बताता हूँ, जिससे कई लोगों को क्लियर हो जाएगा कि मेहनत और मेहनत के साथ स्मार्टनेस क्या चीज़ होती है। एक समय मेरी ज़िंदगी में आया जहाँ 1 साल मेरा बिजनेस नहीं हुआ। 1 साल तो नहीं कहूँगा, 4 महीने हमारा बिजनेस जितना हो रहा था उसके 50% पे चला गया। हम 4 महीने परेशान होते रहे, यार ये क्या हो गया। चलो पहला महीना गया, यूजुअल था। दूसरा महीना गया, थोड़ा सा ऐसे अंदर से झटका सा लगा, यार 2 कंटिन्यू महीने चले गए। तीसरे महीने बहुत मेहनत करके ऊपर ले आएंगे, तो तीसरे महीने मेहनत पे दिमाग लगाया, मेहनत की, तीसरे महीने नहीं हुआ। चौथा महीना तो हम लोग घबरा गए क्योंकि प्रॉफिट सारे जाने लगे, अब क्या करें। और चौथा महीना भी हमने बहुत जम के मेहनत की, डबल मेहनत की, नहीं हुआ कुछ भी। अब क्या हुआ, 1 मई आ गया। ये कहानी है 2023 की। 1 जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, 4 महीने बिल्कुल बेकार गए। 1 मई को हम बैठे, मैंने थोड़ा मेडिटेट किया, मैंने कहा यार कुछ तो गलत हो रहा है, आई नीड टू स्लो डाउन। जब भी कभी कोई गलत होता है ना, जैसे इस कमरे में कुछ गलत है, मैं रोज आऊँगा, जल्दी में आऊँगा, जल्दी से वापस चला जाऊँगा, मुझे दिखेगा नहीं। लेकिन अगर मैं रुकूंगा और थोड़ा ध्यान लगाऊंगा तो मुझे क्या गलत है इस कमरे में वो दिख जाएगा। ऐसे ही मैं 1 मई को थोड़ा शांत बैठा। 1 मई, 2 मई मैंने मेडिटेट किया। मेडिटेशन में अंदर से आया यार अपनी ऊर्जा कैसे बढ़े। 3 मई को मैंने सुंदरकांड का पाठ रखवाया घर पे। मैंने कहा ना, अपनी एनर्जी को शिफ्ट करना ही पड़ेगा, घर की एनर्जी को शिफ्ट करना पड़ेगा, टीम की एनर्जी को शिफ्ट करना पड़ेगा। तो टीम वालों को भी बुलाया, घर में मम्मी पापा सब, जो भी मेरे भाई बहन वाइफ सब लोग थे, सबको बुलाया, सुंदरकांड कराया 3 मई को। पता नहीं हमारी एनर्जी का लेवल ही कुछ अलग हुआ, पॉजिटिविटी एक्सट्रीम हो गई। मैनिफेस्टेशन जो मैं सिखाता हूँ कि लिखो अपने ड्रीम को, विजुअलाइज करो जो आपको करना, वो सारी चीज़ें हमने करना शुरू किया। ऐसा लगा जैसे कि प्रॉब्लम है ही नहीं कुछ।
हम तो देखने लगे ब्राइटनेस, यार हम कितनी अच्छी जगह पे हैं, दुनिया से कितने अच्छे हैं। अच्छा, जो हमारा 50% भी बिजनेस है वो दुनिया से बहुत अच्छा है, उसके कारण हमें दुनिया की अच्छी अच्छी चीज़ें मिल रही है। जैसे ही हमने पॉजिटिविटी देखनी शुरू की, वो पूरा जो 4 महीने का लॉस था, अगले 4 महीने में उसका डबल आ गया। वो मई इतना प्यारा गया, जून इतना प्यारा, जुलाई बहुत प्यारा, अगस्त और प्यारा, सितंबर और प्यारा, हर महीना अफलातून गया। उसके बाद हमें भी नहीं पता पड़ा कैसे। सितंबर में फिर मैंने पूरी मेरी टीम को, मेरे परिवार के कुछ सदस्यों को, और हमने एक 40-50 लोगों का ग्रुप बनाया था, उन्हें मैं लेके दुबई गया टू सेलिब्रेट। एंड वहीं पे एक हमारा डिस्कवरी विजन करके सेशन है वो रखा। अब देखिए, 4 महीने मैंने एक्सट्रीम हार्डवर्क किया, फिर क्यों नहीं आया रिजल्ट। और ये 4 महीने जो थे ये मेरे बहुत रिलैक्स थे, इनमें मेंटल लोड 0 था। काम शायद मैं जितना कर रहा था उससे कम ही कर रहा था, फिर भी रिजल्ट क्यों आया? क्योंकि पॉजिटिव माइंड एंड काम माइंड से जब आप एक भी डिसीजन लेते हो तो बहुत ही ज़बरदस्त काम करता है। यहाँ पे मेरे एक टीचर थे राजमाली, उन्होंने बहुत ही प्यारी बात कही कि जिस भी चीज़ का बीज नेगेटिव होगा उसकी फसल नेगेटिव होगी, और जिस भी चीज़ का बीज पॉजिटिव होगा उसकी फसल भी पॉजिटिव होगी। तो मैंने देखा कि यार वास्तव में जो वो 4 महीने थे, पहले तो हम कैजुअल थे, पहला महीना तो ठीक है हो जाएगा, नहीं हुआ कोई बात नहीं, एक ही तो महीना डाउन गया, पहले तो अच्छा था। दूसरा महीना हमने उसको कैजुअली तो लिया, लेकिन हमने कहा हो ही जाएगा, ओवर कॉन्फिडेंस में थे, अरे होना ही होना है। ओवर कॉन्फिडेंस का बीज भी बेकार था। तीसरा महीना नेगेटिविटी आ गई, अरे यार अब क्या होगा, और फिर उस नेगेटिविटी से हम हार्डवर्क कर रहे थे। चौथा महीना भी। तो जहां पे भी आपने अपने किसी भी डिसीजन में चिंता बहुत ज़्यादा डाली, नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा डाली, आज आप इसलिए ग्रो कर रहे हो कि अब आपके अंदर से वो नेगेटिविटी हट चुकी है। आपको अब ये इनसिक्योरिटी नहीं रही कि मैं पैसा कमा पाऊंगा कि नहीं कमा पाऊंगा। आप देखिए, जब तक आपके अंदर ये इनसिक्योरिटी थी, यार अगला महीना कैसे होगा, अगला साल कैसे होगा, तब तक आपको स्ट्रगल रहा होगा। जिस दिन आपके अंदर से ये हट गया, उस दिन से आपकी ग्रोथ एक्सपोनेंशियल हुई है। उस दिन से आप अच्छे लोगों से मिले हो। हर साल वाले सेम पैसा आए ना आए, हर महीने सेम पैसा आए ना आए, लेकिन स्ट्रगल वो नहीं रहा है। अब स्ट्रगल है 100 गुना ज़्यादा कैसे बढ़े, 50 गुना ज़्यादा कैसे बढ़े, 500 गुना ज़्यादा कैसे बढ़े। आई थिंक दैट इज़ द वे, एंड दैट इज़ द सीड ऑफ पैशन, नॉट प्रॉब्लम। इसलिए कहते हैं इंटेंशन इज मोर इंपॉर्टेंट देन एनीथिंग एल्स। आप इंटेंट क्या है आपका, एंड इंटेंट में भी एक चीज हो जाती है कि इंटेंट लोगों का जब नेगेटिव होता है, उन्हें पता भी नहीं होता कि ये नेगेटिव इंटेंट है। उन्हें तो लगता है यार यही तरीका है, पड़ोसी भी तो ऐसे ही सोचता है, चिंता तो होनी चाहिए, चिंता नहीं है। आप चिंता नहीं करोगे आपको गाली देंगे लोग, बोले चिंता नहीं कर रहा है तू, तेरे को क्या, तू आदमी है कि क्या है यार, घर में ऐसा प्रॉब्लम है, ये चल रहा है वो चल रहा है, तू चिंता ही नहीं कर रहा है। घर वाले नाराज हो जाएंगे कई बार। तो लोगों ने चिंता को फैशन बना लिया है, नेगेटिविटी को फैशन बना लिया है। लोगों को लगता है यही ज़रूरी है, और उनको जाके बोलो ना यार कोई बात नहीं, बुरा हो गया ना, ठीक है रो लो, 10 मिनट रो लो, 1 घंटा रो लो, उसके बाद उठो और काम पे लगो। नहीं नहीं सर, आपको क्या पता हमारे साथ कितना बुरा हुआ है, हम तो 6 महीने डिप्रेशन में रहेंगे। रहो, हाउ वंडरफुल, कंग्रेचुलेशंस, खुद की ज़िंदगी खुद बर्बाद कर रहे हो। भाई आपने बहुत सही बात बोली। ये चेंज मेरी लाइफ में 2023 में आया, क्योंकि उससे पहले एक बहुत बड़ा इंसिडेंस हुआ था। 2022 में मेरा बिजनेस जून जुलाई में बिल्कुल गिर गया था, बिल्कुल ख़त्म, 0 पे। टीम में 15 लोग थे, धीरे धीरे सबने जाना स्टार्ट किया, 2 बचे, राइट। और मुझे उनके जाने की भी टेंशन नहीं खत्म हो गई। मैं अब सब गए, अब ये भी चले जाएंगे तो क्या दिक्कत है। ये मेरे साथ 2017 में हुआ था। सो उसके बाद क्या हुआ, मैंने कहा कि अब गया तो गया, ठीक है देखा जाएगा, बाद में कुछ यूट्यूब पे कर लेंगे, काम वाम कर लेंगे। तो वो चिंता वहाँ पे ख़त्म हो गई, और फिर मैंने एक मॉडल पे बहुत पढ़ाई करी, उस पर काम करना स्टार्ट किया। 2023 लाइफ का सबसे लाइफ चेंजिंग साल रहा मेरा। वाओ। और उसके बाद मुझे समझ में आया कि चिंता लेने से कुछ नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है। आराम से बैठो, चीज़ों को एनालाइज करो और चीज़ें बिल्ड करो। या तो डिसीजन गलत होगा या सही होगा, गलत होगा तो उसको सही करना पड़ेगा, लेकिन चिंता करने से कुछ नहीं होने का। तो ये मेरे लिए पैराडाइम शिफ्ट था। मैं बिल्कुल चिंता नहीं लेता हूँ, बहुत सोच समझ के। पहले मैं बहुत हाइपर एक्टिव था, अगर किसी ने कुछ करा मैंने कहा ऐसा क्यों करा तूने, ऐसा क्यों करा, ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए। मेरे लाइफ सब कंप्लीटली चेंज हो चुका है। अगर किसी ने कुछ बहुत बड़ा कांड भी करा है, मैं शांत रहता हूँ। मैं 2-3 दिन तक उसे कुछ नहीं बोलता हूँ। 2-3 दिन तक तो मैं उसे ऐसा फील रहता है कि उसे अभी नहीं पता कि क्या हो रहा है, और उसके बाद जब मैं जाता हूँ तो बहुत सटीक बात बोल देता हूँ, फिर उसके बाद सारी चीज़ें नॉर्मल हो जाती है। भाई यही है, जैसे ही आपने थोड़ा शांत हो गए ना, उसके बाद जो बोलोगे वो पावर का बोलोगे।
और उसमें जो उसका रिजल्ट होगा ज़बरदस्त। तो आपने जो सवाल थोड़ा सा ऐसे पूछा था कि जॉब वालों को क्या करना चाहिए, तो मैं कहता हूँ आप में से हर एक आदमी एक गोल बनाओ, उस गोल के लिए साइड हसल करो बिना ये लोड लिए कि पैसा कितना आएगा। प्रॉब्लम तो क्या होता है कि आप जॉब में और तुरंत कहते हो मेरी तो 3 गुना इनकम कैसे हो जाए। आपकी जॉब की सैलरी को चलते दो, बट हाँ जॉब से गद्दारी बिल्कुल नहीं करनी है। अगर वहाँ 8 घंटा देना है तो वहाँ से अभी आपका घर चल रहा है, उसको बहुत प्यार दो, उसको बहुत रिस्पेक्ट दो उस जॉब को। और वहाँ से आने के बाद सैटरडे संडे जो आपका मिलता है उसमें आप मैनिफेस्ट करो, बड़े गोल्स लिखो। और जो भी आपकी साइड हसल है, आपको लगता है पॉडकास्ट करना है, यूट्यूब वीडियो बनाना है, इंस्टाग्राम रील बनानी है, कोई बुक लिखनी है, कोई ट्रेनिंग करनी है, कोचिंग करनी है, डिजिटल मार्केटिंग करनी है, एनीथिंग जो भी आपने अपने लिए चूज़ किया वो आराम से रिलैक्स होके करो। करेक्ट, यू विल लव इट। श्योर। सबसे इम्पॉर्टेंट होता है एनर्जी को शिफ्ट करके वो पॉजिटिव लेके जाना। ट्रू। अब सबसे इम्पॉर्टेंट ना, जॉब वाले जो लोग होते हैं, मैं भी था, आप भी थे, हमने अपनी एनर्जी को जब तक शिफ्ट नहीं करा, हमने वैसा सोचा नहीं और वैसा करा नहीं। लोग बहुत डरते हैं कि मैं जॉब छोड़ दूंगा तो उसके बाद क्या होगा, अगर मैंने पैसे नहीं बनाए तो फिर मुझे दोबारा जॉब पे जाना पड़ेगा। ये लोगों के अंदर बहुत डर होता है जी। इस एनर्जी को वो कैसे शिफ्ट कर सकते हैं, थोड़ा आप इस पर लाइट डालना चाहोगे? एब्सोल्युटली। देखिए मैंने अपनी एनर्जी जब भी शिफ्ट की है, कई ऐसे मौके आए लाइफ में जब एनर्जी बहुत डाउन थी। जैसे 2014 की अगर मैं बात बताऊं तो मेरी पूरी टीम छोड़ गई थी 2013 में। उसके बाद मेरे एक पार्टनर और लिया, उस पार्टनर के साथ भी अनबन थोड़ी रही, और उसके कारण 2014 में मैंने वो ऑर्गेनाइजेशन जो 2009 में मैंने स्टार्ट किया था वो छोड़ दिया और मैं बाहर निकल गया वहाँ से। 2014 में वहाँ से बाहर निकलने के बाद मैंने कहा अब क्या करूँ। अब मैं अकेला बैठा हूँ घर के अंदर, बहुत ही छोटा सा मैंने एक हॉल किचन ले रखा था पूना में, और मैं उसमें अकेला बैठा हुआ हूँ। मेरे पास कोई ऑफिस नहीं है, एक सिंपल लैपटॉप है, वाईफाई कनेक्शन है। मैंने कहा क्या किया जाए। दिमाग में एक ही चीज़ आई, सबसे पहले अपने आप को एक्सट्रीम लेवल पे पॉजिटिव किया जाए। तो मैं कहता हूँ यहाँ पे सबसे पहली चीज़ जो आप में से हर किसी को करनी चाहिए वो स्पिरिचुअल रिट्रीट, स्पिरिचुअल ट्रेनिंग या स्पिरिचुअल कोई भी चीज़, मेडिटेशन, आध्यात्म की तरफ थोड़ा सा चले जाओ। आध्यात्म में जाते ही आपका डर खत्म हो जाएगा, ये सबसे पहली चीज़ होगी। क्योंकि वहाँ पे जो आप सुनोगे बात कि यार क्या लेके आए थे, क्या लेके जाना है, वहाँ पे ऑलमोस्ट हर आध्यात्मिक संगठन ये मेडिटेशन आपको ज़रूर करवाएगा कि यार थिंक कि सब छूटने वाला है, एक दिन डेथ आने वाली है। Why don't you really get used to leaving everything? आप डिटैच क्यों नहीं होते? तो डिटैचमेंट जैसे ही सिखाओगे आप सबसे पहले ना अपने डर से डिटैच हो जाओगे। आपको लगेगा व्हाट वर्स्ट विल हैपन, बुरे से बुरा क्या होगा। ये पहली चीज़ है। अपने आप से ये सवाल पूछो, बुरे से बुरा क्या होगा यार। मान लो आप अभी बता रहे थे कि आपके साथ जो हुआ, आपने भी एक लेवल के बाद सोचा अब तो जितना बुरा होना तो हो गया, अब 2 लोग बचे, वो भी चले गए तो चले गए भाई। बुरे से बुरा क्या होगा? अब इससे बुरा क्या होगा कि बिजनेस ज़ीरो हो गया, उससे बुरा क्या होगा, ज़्यादा लोन होगा। जब मैंने जॉब छोड़ी थी तब भी मैंने ये सोच के छोड़ी थी, मैंने कहा बुरे से बुरा क्या होगा। जॉब में 30,000 रुपये मिल रहे थे, साल भर का आ रहा था 4 लाख रुपए के, 3.5-4 लाख रुपए के आसपास। अब जब जॉब छोड़ रहा था मैं, तो मैं ये सोच रहा था बुरे से बुरा क्या होगा। अपना खर्चा कितना है, 12,000 रुपये महीना, साल भर का कितना होगा, 1,44,000। 3 साल भी अगर जॉब नहीं मिली तो कितना होगा, 5.5 लाख। 5.5 लाख और मेरे को डालना पड़ेगा इधर उधर आने जाने में, कई सारी चीज़ों में। मैंने कहा 12 लाख रुपए का लोन चुका सकता है क्या भूपेंद्र? इतनी ताकत है क्या जीवन भर में 12 लाख? मैंने कहा सपना तो मर्सिडीज़ का देख रहा हूँ, साला 12 लाख का लोन क्यों नहीं चुका पाऊंगा? चुका दूंगा यार, जब दिन रात काम करूंगा अपने लिए, क्यों नहीं कर पाऊंगा? स्पिरिचुअलिटी से ये डर खत्म हो जाता है। मैंने जब जॉब छोड़ी ना, उसके पहले कैलकुलेशन ये था, जॉब छोड़ दी इतना भयंकर डर लगा क्या होगा, ओ माय गॉड। 4 दिन गया मैं आर्ट ऑफ लिविंग के आश्रम बैंगलोर, एंड आराम से गुरुजी के सानिध्य में मेडिटेशन किया, एंड जैसे ही ये डर खत्म हुआ, भाई ब्रोफिश देना चाहूँगा एक बारी, आपको बताऊंगा किस बात पे दी है मैंने आपको। क्या? अब कंटिन्यू करो, बताता हूँ आपको। तो मैं वहाँ गया, जॉब छोड़ते 4 दिन में मेडिटेट किया, उसके बाद मेरे अंदर से डर निकला। पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़ फिर किताबें पढ़नी है, कैसे लोगों की किताबें, क्योंकि ये ना सबसे चीपेस्ट ऑप्शन है। अदरवाइज आदमी सोचता है यार पता नहीं अपनी एनर्जी शिफ्ट करने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। दूसरी चीज़ किताब पढ़ लो। किताब पढ़ोगे तो कोई ना कोई आदमी की स्टोरी आपको ऐसी मिल जाएगी जो कि सच में यहाँ था, यहाँ पहुँच गया। कोई बायोग्राफी पढ़ सकते हो, कोई आपके फेवरेट रोल मॉडल की पढ़ सकते हो। ये दूसरी चीज़ मैंने की। तीसरी चीज़, ऐसा कोई ना कोई वीडियो देख लो। तो उस समय मैं वीडियो देखा करता था निक वुइचिच का, जेसिका कॉक्स का। जेसिका कॉक्स लेडी थी जो बिना हाथों के एरोप्लेन उड़ाती थी, दुनिया की पहली लेडी। निक वुइचिच हाथ नहीं, पाँव नहीं, फिर भी दुनिया को इंस्पायर कर रहे हैं।
तो ये 3-4 छोटी छोटी चीजें की शिफ्ट पूरा का पूरा हो जाता था। और जैसे ये शिफ्ट हुआ, उसके साथ अगर आपके पास अच्छी संगत है, आप जैसे अच्छे लोग हैं, आप और हम हैं, ऐसे अच्छे लोग हैं, अच्छे टीचर्स हैं आपके आसपास, तो मेरे पास हमेशा अच्छे टीचर्स रहे। मैं ब्लेस्ड हूँ इस चीज़ में कि कभी भी बिना कोच के मैं नहीं रहा। तो मैं तो सबको यही कहता हूँ कि भैया अगर आपके कोच नहीं है ना, तो आप एक लेवल के ऊपर शायद डिस्टर्ब हो जाओगे। बहुत इंपॉर्टेंट तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये कुछ कुछ चीज़ें करके अपने आप को बाउंस बैक कर लो। एंड मैं कहूँगा एक और फेज़ मेरी लाइफ में आया, इससे भी बुरा 17-18, जब मेरी लाइफ पूरी टैंक हो गई थी, पूरी डाउन हो गई थी, तब मैंने 6-7 चीज़ें और की। सुबह जल्दी उठना। आई थिंक मैं कह रहा हूँ सभी को, इट्स नॉट फैंसी टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, इट्स द नेसेसिटी, इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। इट हैज़ गिवन माई लाइफ सो मच। मतलब इतना ज़्यादा मुझे चेंज आया, मेरी डेप्थ ही अलग हो गई, मेरी शब्दों की पावर अलग हो गई, मेरी शब्दों से लोग हील होने लग गए। तो सुबह जल्दी उठना, ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस, ये जो भी आप कई जगह आपने सुना भी होगा, मेरे और कोई पॉडकास्ट में मैं इनके बारे में बताया, बट ये सब चीज़ें करोगे तो आपकी नेगेटिविटी से आप पॉजिटिविटी के जोन में आ जाओगे। और ये जोन ऐसा होता है ना, यहाँ आपने 1000 गुना मेहनत की तो भी आपको रिजल्ट नहीं मिलता है, या मिलता है तो बहुत कम मिलता है। और यहाँ वो ही सेम, जैसे यहाँ पे आपने 10 घंटे काम किया और यहाँ आपने 2 घंटे काम किया, सेम रिजल्ट मिलेगा। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस और मेरे जितने भी पार्टिसिपेंट्स आज तक आए हैं उनके फीडबैक्स के बेस पे मैं आपको बता रहा हूँ। करेक्ट। मैं बताना चाहूँगा मैंने आपको ब्रूफिस्ट क्यों दी। 2019 में मैंने जॉब क्विट किया। सबसे बढ़िया स्टेप था एडवांस मेडिटेशन प्रोग्राम हार्ट ऑफ लिविंग का। क्या बात है। वो 7 दिन का होता है। ट्रू। और मुझे एक बहुत अच्छे टीचर से करना था, श्री विद्या दर्जी हैं ऋषिकेश में। अच्छा। 7 दिन का होता है ना, आप किसी की आंख में देख सकते हैं, ना बात कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। इट इज़ लाइक कंप्लीटली शट डाउन। 8-8 घंटे मेडिटेशन चल रही है। मैंने वो करा जाके। और आप समझ सकते हो उसके बाद लाइफ कंप्लीटली चेंज है। बताने की भी ज़रूरत नहीं है। बहुत सारी चीज़ों का अब पता लग गया था कि या तो अपनी लाइफ को बनाने में 10 साल या 10,000 घंटे लगेंगे, जो मैंने वहाँ से सीखी। 1000%। और वहां से मुझे पता लग गया था अब शॉर्ट गेम तो है ही नहीं, अब तो डर ही नहीं है किस चीज़ का, खेलता है 10 अंदर से डर खत्म हो जाता है। आई थिंक मेडिटेशन को लोग जानते नहीं हैं, करना नहीं चाहते, करते हैं तो बोर हो जाते हैं, सर नींद बहुत आती है, विचार बहुत आते हैं। अरे भाई, मेरे टीचर नित्य शांति हैं, वो कहते हैं तुम मेडिटेशन करने बैठे और तुम्हें विचार आए, वाह, तुम्हें पता तो चला कि तुम्हें विचार आए, नहीं तो तुम्हें पता ही नहीं चलता दिन भर में कितने विचार आते हैं। भाई दिन भर भी तो तुम्हारे विचार आ ही रहे हैं, आंख बंद करे और विचारों के बारे में पता चला, ये बहुत बड़ी मेडिटेशन है। बोले यही शुरुआत है मेडिटेशन की। और बोले तुमने 20 मिनट बैठे, आधा मिनट तो तुम्हारे विचार बंद हुए, थोड़े कम हुए, हाँ हुए, बोले वो आधा मिनट की मेडिटेशन हुई, एंड दैट इज द बिगिनिंग ऑफ द मेडिटेशन। बोले अपने आप को वो आधा मिनट निर्विचार या एक ही विचार के साथ पकड़ो, दैट विल बी द ग्रेटेस्ट वन। भाई मैं एक चीज़ चाहता हूँ, आप बताओ लोगों को कि जो लोग बहुत ज़्यादा डेस्परेशन के जाता, अभी चाहिए, अभी चाहिए, अभी चाहिए, अभी चाहिए, मैनिफेस्टेशन उनके लिए कभी काम नहीं करता, कभी नहीं करेगा, क्योंकि डेस्परेशन नेगेटिव एनर्जी है। इट्स लाइक अगर मैं आपको बोलूँ आपके पास 100 करोड़ है, ऑलराइट, 100 करोड़ आप पाना चाहते हो, सॉरी, आप 100 करोड़ पाना चाहते हो, एंड 100 करोड़ की कोई भी चीज़ खरीदना चाहते हो, 1 करोड़ की कोई चीज़ खरीदना चाहते हो, ये घर खरीदना चाहते हो, मेरे पास अकाउंट में कितने रुपए होने चाहिए, जितने की वो चीज़ है उतने अकाउंट में होने चाहिए। लेकिन अगर मेरे पास 100 करोड़ का लोन है और 100 करोड़ की चीज़ मैं खरीदने जाना चाह रहा हूँ, कौन देगा मुझे? बोले तू तो पहले से ही दिवालिया है भाई। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में जब आदमी कहता है ना मुझे जल्दी पैसा चाहिए, मैं तो जॉब में हूँ और सर जॉब में मैं 50,000 रुपये, मुझे 5 करोड़ कमाना है, भाई तू डेस्परेट है इस समय। डेस्परेशन में तेरा माइंड क्लियर काम नहीं कर रहा, तेरे अंदर की फीलिंग नेगेटिव है, तू अनहैप्पी है, एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा है, यानी कि सारी की सारी नेगेटिव चीज़ें। अब नेगेटिव चीज़ों के साथ पॉजिटिव को कैसे अट्रैक्ट करोगे आप? इट इज़ इम्पॉसिबल। आप बॉक्सर हो ही नहीं तो माइक टाइसन से कैसे कुश्ती लड़ लोगे आप? करेक्ट। माइक टाइसन जितनी मसल स्ट्रेंथ तो लाओ, उसके जितनी फुर्ती तो लाओ, उसके जितना ताकत तो लाओ, उसके जितना काम तो लाओ। वो सुबह 4 बजे उठ के ग्राउंड पे जाता है, बोलता है अगर मुझे पता लगा कि मेरा कॉम्पिटिटर 3 बजे ग्राउंड पे जाता है तो मैं 2 बजे ग्राउंड पे जाऊंगा, और अगर मुझे पता लगा कि वो 2 बजे जाने लग गया तो मैं सोऊंगा ही नहीं रात में। इस लेवल का स्टेमिना तो लाओ। उसने या दुनिया के किसी भी, अभी ये यंग लड़का गुकेश कुमार ये कहता है मैं शतरंज का चैंपियन बनूंगा, 13 साल की उम्र में इसने कहा मैं वर्ल्ड चैंपियन, यंगेस्ट वर्ल्ड चैंपियन बनूंगा, और वो
उसने अपने आप को इस लेवल पे ट्रेन किया कि 20 घंटे भी शतरंज का गेम चले तो वो अपने माइंड को तरोताजा रख सकता है 20 घंटे। उसके कारण वो वर्ल्ड की चैंपियन बना। वो डेस्परेट रहता, मुझे जल्दी से जल्दी बनना है, और 1 घंटा शतरंज खेलता और 1 घंटे में उसको समझ में नहीं आता यार बाजी किधर जा रही है, तो फ्रस्ट्रेट होकर कोई तो गलत मूव कर देता है। ये गलतियाँ हमसे डेस्परेशन में होती है। तो जितने भी लोग डेस्परेट है, उतावले हैं, जल्दी करना है, आई थिंक दिस इज नॉट द वे। आपको क्या करना है, आपको अपनी स्किल बढ़ानी है, आपको अपनी ताकत बढ़ानी है, आपको अपनी सोच बढ़ानी है, आपको अपना पैशन बढ़ाना है, आपको अपनी एनर्जी बढ़ानी है। आपको पावर हाउस आपके आसपास होना चाहिए। आपके आसपास बहुत सारे चार्जर्स होने चाहिए। मोबाइल को चार्ज किया, मोबाइल 8 घंटे चलता है, 10 घंटे चलता है, कभी कभी 2 दिन चलता है। आप अपने आप को चार्ज कहाँ कर रहे हो? आर यू एबल टू चार्ज योर सेल्फ? अगर आपका चार्जर ही नहीं है, आप कहते हो नहीं मैं तो टीवी से रिलैक्स हो जाता हूं, तुम ज्यादा टायर्ड होते हो। तुम देख लो टीवी रात को 1:30-2 बजे तक, अगले दिन सुबह तुम्हारी आंख खुलने में दिक्कत होगी तुम्हें, या थकावट होगी, दिन भर सर भारी रहेगा हल्का सा। तुम कहो नहीं मैं तो वीकेंड पे पार्टी करके चार्ज होता हूँ। जिस दिन भी तुमने पार्टी की उसके अगले दिन की मॉर्निंग देख लो, तुम्हें फीडबैक तुरंत मिलेगा। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि आज तुम एक अच्छा सेशन मेरा अटेंड करके देख लो, या आपसे बात करके देख लो, या कोई भी अच्छा पॉडकास्ट करके देख लो, अगले दिन तुम समय से पहले उठ जाओगे और ज़्यादा फ्रेश उठोगे। तो आप चार्ज कहाँ हो रहे हो? आप तो जो पार्टी कर रहे थे उससे आपको लगा कि मैं हंस रहा हूँ, खेल रहा हूँ, तो मैं चार्ज हो गया। हंसना है, खेलना है, मस्ती करनी है, इंजॉय करना है। लेकिन यही मान के नहीं बैठ जाना कि दैट इज द लाइफ। लाइफ इज ऑल अबाउट, अगर या तो आप 5 करोड़ मत कमाने का सपना छोड़ दो, लेकिन अगर कमाना ही है तो फिर 5 करोड़ कमाने वालों की तरह आपको काम करना होगा। और जितने भी लोग, मैं तो जानता हूँ कि जितने भी लोग बहुत अच्छा कमा रहे हैं वो साल में मस्ती करते हुए दिखते हैं, लेकिन वो मस्ती वाले दिन उनके साल के 20 ही होते हैं या 40 ही होते हैं, लेकिन 300 दिन वो साइलेंस में जो काम कर रहे हैं ना, वो अलग है। एक एनालॉजी मैंने लोगों के साथ शेयर की थी। मैंने कहा आप अमीरों से सिर्फ अमीर दिखना सीखते हो, अमीर बनना नहीं सीखते। जैसे जितने भी लोग अमीरों को देखते हैं, यार ये अमीर है, इसके पास आईफोन है, इसके पास ये वाली गाड़ी है, इसका इंटीरियर घर का ऐसा है। भाई साहब आपको सिर्फ वही दिखाई देता है जो वो सैटरडे संडे में करता है। आपको ये नहीं दिखाई देता कि वो मंडे सुबह 10 बजे से शाम को 9 बजे तक अपने ऑफिस में क्या करता है। वो तो वो बताता भी नहीं है, और वो बता भी दे तो ज़्यादा से ज़्यादा यही होगा, मैं बहुत डेडिकेटेड रहता हूँ, मैं बहुत डिसिप्लिन रहता हूँ, मैं नंबर्स में अच्छा हूँ। तुम्हें समझ में आ गया क्या? नहीं आया। उसको समझने के लिए तुम मेरे जैसे कोच के पास आओगे क्या? नहीं आओगे, तो समझ में भी नहीं आएगा, क्योंकि वो कोच कर नहीं रहा। धीरू भाई अंबानी का बेटा मुकेश अंबानी था। धीरू भाई अंबानी ने एज इट इज सब कुछ सिखा दिया। मुकेश अंबानी ने एज इट इज आकाश अंबानी को सिखा दिया। उनकी तो घर पे ही मेंटरिंग हो रही है। आपके घर में तो पिछले 400 सालों में कोई अमीर था ही नहीं। करेक्ट। कई लोगों के घरों में 90, मेरे घर में कोई नहीं था। मेरे घर में मैंने जब से होश संभाला, न मेरे पिताजी ने बहुत ज़्यादा पैसा कमाया था, न मेरे दादाजी ने कमाया था, न किसी और ने कमाया था, न मेरे किसी रिलेटिव ने कमाया था। सब एवरेज थे। अब मेरे को कौन सिखाएगा पैसे कैसे कमाना है? आई नीड टू फाइंड दोज पीपल जो कि पैसे के बारे में बात कर रहे हैं, जो कि ग्रोथ के बारे में बात कर रहे हैं, और मैं उन तक जाऊं और ये सोच के जाऊं। आज सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ना इंडिया में क्या है यार, ये धैर्य, ये जो वेबिनार कर रहा है, या ये जो मैसेज दे रहा है, ये जो ऐड चला रहा है, ये पैसे लेगा। अरे भाई तुझे कोच वो धैर्य पैसा ले या BSR पैसा ले, उससे तुम्हें प्रॉब्लम क्या है? तुम्हें उनसे प्रॉब्लम नहीं है जो तंबाकू बेच रहे हैं, तुम्हें उनसे प्रॉब्लम नहीं है जो दारू बेच रहे हैं। तुम ट्रेनर से, टीचर पैसा नहीं कमा, टीचर गरीब होना चाहिए, टीचर गरीब होना चाहिए, आध्यात्मिक गुरु गरीब होना चाहिए। शराब बेचने वाला अमीर है, हमें चलेगा सब। भाई साहब टीचर्स को, आध्यात्मिक गुरुज को, या ऐसे कई लोगों को जो दुनिया बदलने में लगे हुए, समाज सेवक जो हैं, उनको आप अमीर बना दो, फिर देखो ये देश कैसे स्वर्ग बनता है। इट्स नॉट कि मैं टीचर हूं या ट्रेनर हूं इसलिए मैं ये बोल रहा हूं। आई थिंक इट इज द शिफ्ट विच वी नीड। हम लोग किन लोगों को अमीर बना रहे हैं जो बिल्कुल अमीर नहीं होने चाहिए। ड्रग डीलर बिल्कुल अमीर नहीं होना चाहिए, गरीब होना चाहिए, फुटपाथ पे रहना चाहिए ड्रग डीलर। उसको तो सब अमीर बना देते हैं। उसको फैशन का नाम दे लो, दारू की फैक्ट्रीज का। आई थिंक ये ऑल ओवर कलेक्टिव कॉन्शियसनेस की बात है। तो मैं लोगों को एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, देखिए आपकी ज़िंदगी आपकी है। इस ज़िंदगी को थोड़ा सोच समझ के खर्च कीजिए, नहीं तो खर्च तो हो ही रही है। थोड़ा सोच समझ के कर लोगे तो बहुत ज़्यादा खुश रहोगे। So make sure that you focus on creating results, not on destroying your life. करेक्ट, 100% करेक्ट। भाई मेरे दिमाग में 2 चीज़ें हैं और दोनों ही बहुत पावरफुल हैं। जितने भी जॉब वाले लोग अगर देख रहे हैं या इवन बिजनेस वाले भी देख रहे हैं, तो एक माइंड का शिफ्ट कैसे होता है। करेक्ट। सबसे पहला, एक गुरु जिसको आप देखते हो, अपनी पिक्चर उनके अंदर देखते हो, राइट, उनकी तरह बनना है, उनसे मेंटरिंग लो।
क्योंकि वो आपकी एनर्जी ऐसे जा रही है, वो आपकी एनर्जी को एक जगह लेके जाएंगे, तो जो आप करना चाहते हो वो करवा देंगे आपसे। करेक्ट। दूसरा कहते हैं जैसी संगत वैसी रंगत। दूसरा, आप गधों के बीच में तो गधे ही बनोगे। एब्सोल्युटली। अगर आप लाइक माइंडेड लोगों के साथ हो, मेरे से लोग पूछते थे कि धैर्य, मुझे लगता था कि यार मेरे आसपास तो ऐसा कोई है ही नहीं, बिजनेसमैन नहीं है, मैं ऐसे लोगों के बीच में रह रहा हूँ, मेरी नॉलेज उनसे ज़्यादा है और उनकी नॉलेज मेरे से कम है। लेकिन नहीं, फिर मैंने सोशल मीडिया पे उनको फॉलो करना स्टार्ट किया, जैसे गैरी वेनरचक हो गया या और भी जितने बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर हो, उनको फॉलो करना स्टार्ट किया, जिनकी तरह मुझे बनना था या जिनकी तरह मुझे करना था। तो मेरी संगत कंप्लीटली बदल गई। ये फिजिकल होना ऐसा नहीं है कि फिजिकल अगर आप हो, सामने है, तो ऐसी संगत है आपके पास। ट्रू, डिजिटल भी चल सकता है। करेक्ट। और सबसे बड़ा प्लस पॉइंट पता है क्या है कि जब आप हीरो के बीच में रहते हो ना, जो हीरोज हैं, जैसे 23 तारीख को हम दोनों एक इवेंट में जा रहे हैं, तो आप भी वहां मुझे मिलोगे और भी ऐसे लोग मिलेंगे जो हमारी तरह है। तो कहते हैं जैसी संगत और वैसी रंगत, और वो सारे लोग अमीर हैं और वो कुछ ना कुछ बड़ी चीजें कर रहे हैं। तो इस चीज के ऊपर आप क्या लाइट डालना चाहोगे? 15 मिनट आप किसी के साथ बैठ जाओगे तो आपको वो आदमी इन्फ्लुएंस ऑटोमेटिकली आप होने लग जाओगे उसके थॉट्स के हिसाब से, प्रोवाइडेड कि वो आदमी थोड़ा सा बातचीत करने में ठीक ठाक हो या इन्फ्लुएंस करने में। मैंने अक्सर देखा है, मैं अपने गांव वालों के पास जाता हूँ, उनकी बातें सुनता हूँ तो मुझे लगता है यार ये बिल्कुल सही है। धीरे धीरे ऐसा लगने लगता है कि इनके कुछ थॉट्स उनके जैसे होने लग जाते हैं। मैं नहीं कहूँगा सारे के सारे। जैसे ही मैं आप लोगों के साथ बैठता हूँ तो मेरे थॉट्स वैसे हो जाते हैं। जैसे मैं बहुत कम पॉडकास्ट करता हूँ, आज आपने कहा यार भूपेंद्र भाई पॉडकास्ट करो, तो मेरे थॉट में इन्फ्लुएंस आया है कि हाँ यार आई शुड ऑल्सो डू इट, इवन अग्रेसिवली। मैंने किए हैं, लेकिन आपके जितना अच्छे से ऑर्गेनाइज्ड वे में मैं नहीं कर रहा हूँ। तो आई जस्ट थॉट कि यार होना चाहिए। जैसे ही मैं किसी ऐसे इंसान के साथ बैठता हूँ बहुत ज़्यादा पैसे कमा रहा है, तो ऐसे लगता है कि यार बात तो सही है यार, पैसे में पावर तो है, पैसा भी कमाना चाहिए। और जैसे ही मैं आध्यात्मिक गुरुओं के पास बैठूंगा तो ऐसे लगेगा यार ये लाइफ सही है। हर आदमी हम इन्फ्लुएंस होते हैं। तो जो आपने कहा ना कि पहले तो आप अपना एक डायरेक्शन सेट कर लो कि भाई मुझे आध्यात्म में जाना है। जैसे मैंने आपको कहा कि अब मेरा नेक्स्ट जीवन जो है, नेक्स्ट इनिंग जो है, स्लोली एंड स्लोली मोर इट विल बी स्पिरिचुअल, और स्पिरिचुअलिटी की तरफ मुझे जाना है। तो मैं आजकल वैसी किताबें पढ़ रहा हूँ, मैंने भगवत गीता पढ़ी, उसके ऊपर सेशंस लिए, मैं सुबह जल्दी उठ रहा हूँ, मैं मेडिटेशंस कर रहा हूँ, मैं आध्यात्मिक गुरुओं से मिल रहा हूँ, मैंने उनमें से कुछ के पॉडकास्ट भी किए हैं, कुछ से मैंने बहुत डीप लेवल की शिक्षा भी ली है। तो अब मेरा डायरेक्शन वो है आध्यात्म, और आध्यात्म के साथ जो हमारी नॉर्मल लाइफ है, क्योंकि मैं गृहस्थ हूँ, मैं कोई सन्यासी नहीं बनना चाहता और मैं खुश हूँ गृहस्थ लाइफ में। तो गृहस्थ सन्यासी कैसा हो, जो गृहस्थ भी है, गृहस्थ जीवन के सारे आनंद भी उठा रहा है, लेकिन किसी भी आनंद से अटैच नहीं है और किसी भी दुख से दुखी नहीं है, किसी भी सुख से बहुत ज़्यादा सुखी नहीं है। ये मुझे करना है, और ये करने के लिए अब मेरी डायरेक्शन सेट हो गई। डायरेक्शन सेट हो गई तो मुझे क्या करना है, ऐसे ही लोगों से ज़्यादा से ज़्यादा मिलना है। ऑलराइट, सो जैसे ही मैं मिलूंगा, इतने साल में ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों से मिल रहा था जो पैसा कमा रहे थे, तो मैंने पैसा कमाया। उसके पहले मैं उन लोगों से मिल रहा था जो कॉर्पोरेट ट्रेनिंग करते थे, क्योंकि मुझे कॉर्पोरेट ट्रेनर अच्छा बनना था, तो मैं कॉर्पोरेट ट्रेनर बना। फिर मैं किसी से मिला जो बिजनेस कोच अच्छा था, तो मैं बिजनेस कोच बन गया। अब मुझे लगता है अब डायरेक्शन, और ये डायरेक्शन बीच बीच में थोड़ी थोड़ी चेंज होगी। अल्टीमेट गोल कैन बी द सेम, लेकिन वो कहते हैं ना मीन्स, आपके साधन चेंज हो सकते हैं। कभी आप फ्लाइट से जा सकते हो, कभी आप ट्रेन से जा सकते हो। सो वो साधन आपके थोड़े थोड़े चेंज होते हैं। अल्टीमेट गोल डिस्कवर करो और उसके बाद फिर साधनों को चेंज करते हुए वहाँ पहुँच जाओ। सो दैट्स अ वेरी गुड वन। साधन भी हमारे टाइम के साथ खुद चेंज होता रहता है। जैसे आज आप ऐसे हो, 10 साल पहले या 20 साल पहले बिल्कुल ऐसे नहीं थे, और अगले 10 साल बाद पता नहीं कैसे होंगे। करेक्ट। अभी आज मैं कह रहा हूँ गृहस्थ सन्यासी, हो सकता है 10 साल बाद पूरे सन्यासी हो जाए। भाई मैं बहुत लकी हूँ, मेरे ना 20s में एक वीडियो सामने आई, उसमें 2 चीज़ें थी। 20s में एक आपकी बॉडी बहुत अच्छी होनी चाहिए, हेल्थ पे आपको काम करना है, और जी तोड़ मेहनत करनी है। एब्सोल्युटली। तो 30s में पैसा बनाना आपके लिए बहुत आसान रहेगा। वेरी ट्रू। अब मैं 30s में हूँ, मेरे लिए पैसा बनाना ईजी है, बहुत ईजी है। मुझे इतना पता है 30s से जब मैं 40s में पहुंचूंगा, फाइनेंशियली फ्री होऊंगा, 100% फ्री होऊंगा। करेक्ट। भाई आपकी एज जान सकता हूँ, इफ यू डोंट माइंड? 42। मैं 30 का हूँ, करेक्ट 30 का हूँ मैं। वाओ। और मैं 40s तक 100% कंप्लीटली वो रहूंगा। 30 में इस लेवल पे हो, दिस इज कांग्रेचुलेशंस। आई मीन वेरी नाइस।
थैंक यू सो मच। हमें ये चीज़ें बड़ी लेट मिली है। ट्रेनिंग मेरी पहले से ही स्टार्ट हो गई थी, मैं ना बहुत डिस्कवर करता था। एक वीडियो सामने आ गई, मैं उसका वीडियो का नाम नहीं जानता, उन्होंने 20s में बोला था हार्ड वर्क करो 30s तक और पढ़ाई करो बहुत दबा के। करेक्ट। तो मैंने वही चीज़ करी, मैंने गधे की तरह मेहनत करी है जिसको बोलेंगे एक्चुअल में। लेकिन 30s में मुझे पता लग गया कि पैसा कैसे बनाना है, तो मेरे लिए बहुत आसान है पैसा बनाना। और 30s से जब फाइनेंशियली फ्री होऊंगा तो 40s में जाऊंगा तो स्पिरिचुअल इंक्लाइन आ जाएगा, क्योंकि हर चीज़ का टेस्ट कर लिया, गाड़ी आ गया, घर आ गया, बंगला आ गया, जो चीज़ें जीनी है वहां तक पहुंचने के लिए वो टेस्ट भी तो करना पड़ता है। ट्रू। अगर आज आप मर्सिडीज चला रहे हो तो उसके पीछे आपकी बहुत मेहनत है। अगर आज आप आईफोन चला रहे हो, बड़े घर में रह रहे हो, तो उसके पीछे बहुत मेहनत है, और आपका जो स्पिरिचुअल इंक्लाइन आया वो सारी चीजें टेस्ट करके आया है। एब्सोल्युटली राइट। तो ये हर 10 साल बाद बहुत बड़ा चेंज आता है। एक मेरा सबसे बड़ा सवाल है इस पॉडकास्ट के लिए, जितने भी लोग जॉब वाले हैं, ऐसी क्या टेक्निक वो फॉलो करें कि वो चीज़ों को जल्दी मैनिफेस्ट कर सके। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैंने क्या किया मैं बताता हूँ, सबसे पावरफुल टेक्निक बता रहा हूँ, और ये पावरफुल टेक्निक जो है इसने मुझे सब कुछ दिया है, जो मैंने मांगा है वो मुझे आज तक मिला है, और मैं कहूँगा कि आगे भी सब कुछ मिलेगा, क्योंकि मैंने हज़ारों लोगों को ये सिखाई है, और जितने भी लोग इसको सीखे हैं उन्होंने भी मुझे फीडबैक दिया है कि आया है। सो लिसन टू इट वेरी वेरी केयरफुली, आपके लिए बता रहा हूँ, और ये आप कर लो, मज़ा ही मज़ा आ जाएगा। अगर आपको लग रहा है कि मैं बीच में कहाँ से आ गया, तो मैं आपकी मदद के लिए आया हूँ। अगर आप जॉब कर रहे हो और आपको अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करना है और आपको समझ में नहीं आ रहा कि स्टेप 1 क्या होगा, स्टेप 2 क्या होगा, कोई समझाने वाला नहीं है, तो इसके लिए मैंने एक क्लियर रोड मैप बिल्ड किया है, जिसकी मदद से इंप्लीमेंट करके आप अपनी सैलरी का 5 गुना या 10 गुना निकाल सकते हो विद इन अ मंथ, 1 महीने के अंदर अंदर। और मैं इसके लिए 100% श्योर नहीं हूँ, मैं इसके लिए 10,000% श्योर हूँ। नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारी ट्रेनिंग का लिंक है, स्टार्ट योर ओन बिजनेस, वहां पे क्लिक करके आप जान सकते हैं और सीख सकते हैं। नाउ यू कैन एंजॉय दिस पॉडकास्ट। सबसे पहली चीज, थिंक अबाउट द बेस्ट पॉसिबल आउटकम। ओके, डोंट थिंक अबाउट एवरेज आउटकम, थिंक अबाउट द बेस्ट पॉसिबल आउटकम। मैंने देखा है जैसे अल्लू अर्जुन ने पुष्पा 1 बनाई थी, राइट? अब मान लो उनके डायरेक्टर जो भी, मुझे नाम याद नहीं है, उस इंसान ने पहले ही सोच लिया था कि पुष्पा 2 आएगी, तो पुष्पा 1 के एंड में उन्होंने पुष्पा 2, ठीक है, अब पुष्पा 2 सिर्फ उनके उस समय माइंड में नहीं होगा कि पुष्पा 2 कैसी होगी, लेकिन उन्होंने देखा कि पुष्पा 2 होगी, और उन्होंने पुष्पा 1 को ही इतना प्यारा बनाया कि लोगों ने पुष्पा 2, आप देखिए शायद लॉन्च के 10 दिनों के अंदर अंदर 1000 करोड़ पे पहुंच गई है, सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। और पुष्पा 3 भी उन्होंने उसके एंड में बोल दिया पुष्पा 3 भी आएगी भाई साहब। इसका मतलब है कि एक डायरेक्टर जैसे सोचता है कि मेरी लाइफ ऐसे जाएगी, मेरी मूवी 1000 करोड़ ऐसे करेगी, मेरी मूवी का सीक्वेंस ऐसा बनेगा, मेरी मूवी का कैरेक्टर ऐसा होगा, वो ऐसे कपड़े पहनेगा, वो ऐसा दिखेगा, उसका स्टाइल ऐसा होगा, उसका डायलॉग ऐसा होगा, उसका डिलीवरी ऐसा होगा, उसका वो एक जीता जागता एक नया रूप होगा। तो कहते हैं कि जैसे एक मूवी डायरेक्टर सोचता है या एक स्क्रिप्ट राइटर सोचता है, वैसे पहले तो आप अपनी ज़िंदगी का बेस्ट पॉसिबल आउटकम देखो। और मैं कहता हूँ बहुत दूर का मत देखो अभी, क्योंकि है ना, हर आदमी ये नहीं सोच पाएगा 20 साल आगे क्या। मैं कहता हूँ 3 महीने आगे क्या चाहते हो, वहाँ से शुरू करो। अब मैंने 2012 में बेस्ट पॉसिबल आउटकम मेरे सोचे थे। मैंने कहा 2015 में मेरा घर होगा, 2016 में मेरी किताब होगी, 17 में मेरे पास ये वाली गाड़ी होगी, 18 में मेरे पास ये होगा। मैंने वो जो बेस्ट पॉसिबल आउटकम लिखे ना, उन सभी की स्क्रिप्ट बना ली कि इतनी तारीख को मेरा घर आ गया है और मैं बड़ा खुश हूँ, मैं मेरे परिवार के साथ उसमें जा रहा हूँ, ग्रह शांति की पूजा कर रहा हूँ, उसकी फ़ोटो डाल रहा हूँ, सोशल मीडिया पे सभी लोग कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं। लेकिन इसको डिटेल में लिखना है कि यार घर आ गया, घर का ये नंबर है, घर ईस्ट फेसिंग है, ऐसा इंटीरियर है, सब कुछ आपने डिटेल में लिखा। और आपने डिटेल में स्क्रिप्ट लिखने के बाद दूसरी चीज़ करनी है, बंद कमरा करो, बहुत एक्साइटेड होकर उस स्क्रिप्ट को पढ़ो। इट शुड बी स्क्रिप्ट, कैसे जैसे मूवी डायलॉग होता है वैसे स्क्रिप्ट होनी चाहिए कि आप घर में जाते ही पहला शब्द क्या बोलोगे। मतलब अगर आपने ये थोड़ा विजुअलाइज कर लिया, इसमें तो कई लोगों को दिक्कत होती है, लेकिन आई थिंक ये बड़ी चीज़ों के लिए 3-4 महीने 6 महीने जब आप करोगे कि 6 महीने आगे की चीज़ है, अब भाई 6 महीने आगे अगर आपको 1 करोड़ रुपए मैनिफेस्ट करना है या 50 लाख रुपए मैनिफेस्ट करने हैं, उसके लिए 5 घंटे तो बनते हैं ना यार। आपने ये स्क्रिप्ट सोची, लिखी, और लिखने के बाद आपने इसको रिकॉर्ड कर दिया अपनी आवाज़ में, और उसके बाद रात को ना
सोते समय इसको प्ले कर दो और भूल जाओ। रात को कहते हैं कि अभिमन्यु ने चक्रव्यूह तोड़ना कब सीखा? मां के गर्भ में। मां के गर्भ में कॉन्शियस माइंड, एक छोटा बच्चा पैदा होते ही जमीन पे आ गया, क्या उसको पता होता है कि ये लाइट है, ये कैमरा है, ये माइक है? उसको नहीं पता, क्योंकि उसका कॉन्शियस माइंड डेवलप नहीं हुआ। कौन सा माइंड डेवलप हुआ? सब कॉन्शियस माइंड। जब सब कॉन्शियस माइंड डेवलप हुआ, पैदा होते पेट में बच्चा गिरते ही सबसे पहले उसका कंट्रोल सिस्टम डेवलप होता है, विच इज सबकॉन्शियस माइंड। और फिर वहां से वो धीरे धीरे उसके, अच्छा इसके हाथों में एनर्जी देनी है, इसके यहाँ ब्लड सप्लाई करनी है, वो सबकॉन्शियस माइंड का कंट्रोल सिस्टम है। कहते हैं हमारा ब्रेन इस तरह से डिजाइंड है कि वो ऑटोमेटिकली सारी चीज़ों को फोकस करता है। नर्वस सिस्टम मान लीजिए आप, तो हर बॉडी की हर एक सेल में एक ऑटोमेटिक मैकेनिज्म है जो समझता सब कुछ है। कहते हैं कि आपकी एक एक सेल एक आदमी की तरह इंडिपेंडेंट है। सो आपका सबकॉन्शियस माइंड डेवलप हुआ। अब सपोज कीजिए रात में आप सो रहे हैं, ब्लड सर्कुलेशन चल रहा है, कौन कंट्रोल कर रहा है? सबकॉन्शियस माइंड। मतलब वो वाला माइंड का वो वाला पार्ट जो जाग तो नहीं रहा है लेकिन फिर भी सब कुछ कर रहा है, उसको सबकॉन्शियस माइंड ही कहेंगे। अब रात भर आपका माइंड सुन रहा है, मैं मेरे घर में प्रवेश कर रहा हूँ, आहा मैंने ये डायलॉग बोला, ऐसा इंटीरियर है, ये आदमी आया, इसने मुझे बधाई दी, उसने मुझे बधाई दी, फेसबुक पे मैंने डाला, उसके बाद इतने लोगों के कमेंट आए, और एक एक कमेंट आपका सबकॉन्शियस माइंड पढ़ रहा है। अरे मेरे दोस्त जितेंद्र ने ये लिखा, मेरे दोस्त रुपेंद्र ने ये लिखा, मेरे दोस्त धैर्य ने ये लिखा। आप उन कमेंट्स को भी पढ़ रहे हो, आपने 10-15 पेजेस की स्क्रिप्ट लिखी, बहुत एक्साइटेड होकर पढ़ रहे हो। एक दिन में आपने स्क्रिप्ट लिख दी, एक दिन में आपने उसको रिकॉर्ड कर दी, अब 6 महीने तक उसको रात को प्ले करते रहो। रात भर आपका माइंड 8 घंटे लूप में अगर उसको सुन रहा है, कैन यू इमेजिन व्हाट विल बी द प्रोग्रामिंग ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड? क्रेजी, खतरनाक तरीके की। और उसके अलावा अगर आप NLP से रिलेटेड एंकरिंग वगैरह की टेक्निक्स कर सकते हो, जिससे कि जागते हुए इस समय आप यहाँ बैठे हो और इसी समय मैं आपको वो चीज़ विजुअलाइज करके आपकी बॉडी को एंकर करवा दूँ कहीं पे भी। एंकरिंग मतलब एक बटन क्रिएट करवा दूंगी, इस जगह छूते ही वो पूरा एक्सपीरियंस याद आ जाए। जैसे होता है ना कि हम कभी किसी पान की दुकान के सामने खड़े हैं और अचानक से कोई गाना चला और याद आ गई कोई पुरानी, या किसी का चेहरा देखते ही या किसी का नाम आते ही हमें पास्ट का कुछ याद आ गया, तो वो क्या है? एंकरिंग है। एंकरिंग मतलब एक हुक है कि इस चीज़ को याद करते ही पास्ट याद आता है। ऐसे ही वो वाला एक्सपीरियंस बॉडी में कहीं एंकरिंग कर दिया। मैं कहता हूँ इससे फास्ट मैंने मैनिफेस्टेशन की कोई चीज़ नहीं देखी। ये 8 आवर्स तक, क्योंकि जैसे ही आदमी सीधा बैठ के मैंने विजुअलाइज करता है मेरे को 5 करोड़ मिल गए, उसी समय उसका माइंड आंख खोलेगा थोड़ी सी देर बाद, फिर बोलेगा कैसे मिलेंगे भाई? अंदर से एक आवाज़ आएगी, कैसे मिलेंगे? तू तो अभी कुछ कर ही नहीं रहा, तू तो अभी जॉब में है, तेरी तो अभी 50,000 ही सैलरी है, तेरे पास तो बचता कुछ ही नहीं है, तू तो सीखने के भी पैसे देने पड़ेंगे। लेकिन रात भर सबकॉन्शियस माइंड 8 घंटे भी ये विजुअलाइज करे, और कहते हैं सबकॉन्शियस माइंड को 8 घंटे विजुअलाइजेशन की भी ज़रूरत नहीं है। सोते समय अगर 15-20 मिनट भी इस ऑडियो को सुन लिया तो रात भर माइंड उसी को प्रोसेस करता रहेगा, एंड दैट विल गिव यू द रिजल्ट्स वेरी फास्ट। ये मेरी सबसे प्यारी टेक्निक है। उसके अलावा जितनी भी टेक्निक्स हैं आई एम श्योर लोगों ने सुन रखी है। विजुअलाइजेशन करो, विजन बोर्ड बनाओ, गोल्स लिखो, 369 टेक्निक, 555 टेक्निक, ये सभी काम करती है और ये सभी मेरी फेवरेट है। सेकंड फेवरेट टेक्निक आपको बताता हूँ, पानी का ग्लास लो, उसे पूरा भरो, या तो आप उस पर भर के हाथ में दोनों हाथों से होल्ड करके 10-15 बार अपनी इंटेंशन बोल दो, मुझे 4 करोड़ रुपए चाहिए, और इसे फील करो कि आ रहा है वो पैसा। थैंक यू सो मच मुझे 4 करोड़ देने के लिए। पानी की एनर्जी, डॉक्टर मसरू इमोटो ने तो इसके ऊपर बहुत बड़ा रिसर्च किया है कि पानी को अगर आपने बोला थैंक यू तो पानी के क्रिस्टल अलग, पानी को बोला आई लव यू तो पानी के क्रिस्टल अलग। बॉडी में 70% वाटर, पृथ्वी में 70% वाटर, इस हवा में 70% वाटर, हर जगह मॉइस्चर, हर जगह वाटर। इसकी मेमोरी तो बहुत ही तेज होती है। अगर आप बोल नहीं सकते या आपको क्लैरिटी नहीं है तो आप एक पेपर पे, मैं तो कई बार क्या करता हूँ कि वो होती है ना स्टिकी नोट्स पे अपनी कोई डिज़ायर लिखता हूँ, पानी के ग्लास पे चिपका देता हूँ, पड़ा रहता है वो दिन भर मेरे पास। उसमें 50 बार भी मैंने पानी डाल के पिया तो वो दिन भर वो मैनिफेस्टेशन अपने आप उसमें जाता रहता है। वाटर टेक्निक एंड द स्लीप टेक्निक, मैं कहता हूँ ये दो कोई भी आदमी करे 24 घंटे में आपको छोटे छोटे बदलाव दिख जाएंगे। अगर आप इसको शॉर्ट में करना चाहते हैं, मैं तो कहता हूँ इस पॉडकास्ट का आप टॉपिक ही रख देना 24 आवर्स में मेडिटेशन मैनिफेस्टेशन गारंटीड।
24 आवर्स में आप छोटी चीज़ कोई भी मैनिफेस्ट करो, एंड आई एम टेलिंग यू, जितने भी इसके व्यूवर्स हैं वो सभी लोग 24 घंटे में, उनमें से कई लोग आके नीचे कमेंट करेंगे, अरे सर ये तो मिरेकल हो गया, 24 घंटे में मेरे साथ ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। ट्राई विद अ स्मॉल थिंग गाइज, कोई भी छोटी चीज़ ले लीजिए। 24 घंटे में इतनी छोटी ले सकते हैं कि मेरे पास इस दोस्त का कॉल आना चाहिए, या मेरे पास ये अनएक्सपेक्टेड कुछ पैसा आना चाहिए, भले 1 रुपया आए, या कोई डील आनी चाहिए, या कोई सेविंग होनी चाहिए, या कुछ और होना चाहिए, या मुझे आज ये मेरा कोई दोस्त है ना, या कोई भी दोस्त मेरा फ्री में मुझे खाना खिलाना चाहिए। छोटी चीज़ मैनिफेस्ट करके देखो, 24 आवर्स में रिजल्ट गारंटीड, गारंटीड। एंड इसी के साथ मैं एक और छोटी टेक्निक बोलता हूँ, स्विच वर्ड्स। स्विच वर्ड का मतलब है इंस्टेंट, जैसे स्विच ऑफ करते ही लाइट बंद हुई, स्विच ऑन करते ही लाइट ऑन हुई, वैसे ही कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो बहुत पावरफुल होते हैं। जैसे मैं कहता हूँ, पैसा अगर किसी को चाहिए तो डिवाइन काउंट नाउ। काउंट मतलब डिवाइन इज द वेरी पावरफुल वर्ड की दुनिया में सब कुछ डिवाइन है। काउंट इज द वर्ड फॉर मनी, कि जब भी आप काउंट बोलते हो आपके माइंड में वो इमेज आती है, नाउ यानी जल्दी चाहिए। 24 आवर्स में मनी मिरेकल आप देखोगे। यूज दिस। भाई ये बहुत क्रेजी टेक्निक सीखी है मैंने आपसे। थैंक यू सो मच। ये करने वाला हूँ मैं। वाटर टेक्निक के बारे में मुझे पता था, लेकिन ये जो ऑडियो वाला था ये मुझे नहीं पता था। और रिसेंटली मैंने एक पॉडकास्ट किया, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ इससे आपको कैसे बोलूँ ये बात, चलो बोल देता हूँ। हमने पॉडकास्ट किया, जब एक इंसान दूसरे अपोजिट सेक्स के साथ इंटीमेट होता है और जब उसका ऑर्गेजम होने वाला है, तो सबकॉन्शियस माइंड जब भी एक्टिव रहता है। इसके बारे में आपको पता है थोड़ा टेक्निक के बारे में, कि लोग उस टाइम पे मैनिफेस्ट करते हैं? सुना आपने ये चीज़? मैंने इसके बारे में नहीं सुना। हाँ, तो ये थोड़ी सी वाहियात टेक्निक है। मैंने ये चीज़ सुनी थी अभी रिसेंट पॉडकास्ट में, और ये वाटर वाला भी मैंने सुना था। लेकिन ये वाला जो ऑडियो वाला है ना जी, ये एक्चुअली में गेम चेंजर है। और सोते सोते सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव रहता है। एब्सोल्युटली। दिन में है ना, कई बार मुसीबतें इतनी बड़ी होती है, जैसे कई लोगों के घर में लोन चल रहा है, अब बेचारा वो भयंकर लोन में है, अब वो मैनिफेस्ट कर भी लेता है, लेकिन जैसे आंख खोलता है ना, वो कहता है लेकिन होगा कैसे। अच्छा, सेम मोमेंट में ही बोलता है, तो 3 दिन बाद वो 3 दिन तक विजुअलाइज कर लेता है आदमी। चौथे दिन उसका माइंड बोलता है यार ये सब बकवास है, साला इतना लोन है, क्योंकि मांगने वाले का फ़ोन आ गया, कोई सर पे आ गया। भयंकर स्ट्रेसफुल माहौल होता है, वहाँ पे आदमी मैनिफेस्ट नहीं कर पाता मनी। और फिर कई बार आप कर भी लेते हो, लेकिन आपके परिवार वाले नेगेटिव है, बोले तू तो कुछ कर ही नहीं रहा है, हो ही नहीं रहा है, इतना लोन कर लिया, कैसे कर लिया। तो घर में भयंकर नेगेटिविटी होती है, और उस समय आदमी मैनिफेस्ट नहीं कर पाते हैं लोग। तो ये जो टेक्निक है ना, घर के सब लोग सो रहे हैं, और अगर आपने किचन में भी रख दिया ना ऑडियो, आपका सबकॉन्शियस माइंड इतना शार्प है कि वो पूरे किचन में से वो पूरे परिवार के सभी सदस्यों के माइंड में जाएगी आवाज़। एंड यू वोंट बिलीव, नोइंगली और अननोइंगली आपके सारे परिवार वाले पॉजिटिव हो जाएंगे। और ये कोई टोटका नहीं है, ये प्योर साइंस है भाई। जो भी आपका माइंड सुनेगा उसकी पिक्चर बनाएगा, और सबकॉन्शियस माइंड हमेशा एक्टिव है, और आप सो रहे हो तब भी एक्टिव है भाई। सोते समय आपका फ़ोन बजा तो आप उठते हो ना, सोते समय किसी ने आपका नाम पुकारा आप उठते हो, सोते समय किसी ने डोरबेल बजाई आपको, तो सोते समय भी आपका सबकॉन्शियस पूरी तरह से एक्टिव है। बस उसे प्रोग्राम करना है। एंटायर एवरीथिंग इज ऑल अबाउट प्रोग्रामिंग। मोबाइल में एप्लीकेशन ही नहीं है मनी से रिलेटेड, तो मैं पैसे ट्रांसफ़र कैसे करूँगा? आई कैन नॉट। ऐसे ही लोगों के माइंड में मनी, सक्सेस, इसके रिलेटेड एप्लीकेशन ही नहीं है। ये आपको जान के हैरानी होगी। ये एप्लीकेशन डाउनलोड तभी होती है जब आप सीखते हो, या फिर आप कॉन्शियसली इसके बारे में विचार करते हो, या कॉन्शियसली इसके बारे में कुछ रिसर्च करते हो। वो कोई आदमी करता नहीं है, और वो करने के लिए पहले बिलीफ चाहिए। कभी भी ये नहीं होता पहले पैसा आएगा फिर बिलीफ आएगा। नो, पहले बिलीफ चाहिए अंदर कि मैं वो पैसा लाऊंगा। लेकिन वो बिलीफ कैसे आएगा? कॉन्शियस माइंड तो आंख बखोलते गएगा, यार इतना लोन है। मेरे 8 EMI बाउंस हो रहे थे 2017 में। आई एम इन ट्रेनिंग फ्रॉम 2010, और मैं 2017 तक 8 EMI बाउंस हो रही थी। मतलब मेरे अच्छे दिन भी आए, लेकिन बुरे दिन भी आए। तो कई लोग है ना, बड़ा कैजुअली बोलते हैं, अरे तुम मैनिफेस्टेशन सिखाते हो, तुम्हारे पास अंबानी जितना पैसा क्यों नहीं है? क्योंकि अभी हमारे भी बिलीफ उस लेवल के नहीं हुए हैं। उस लेवल का बिलीफ, क्योंकि बचपन से जो हमने प्रोग्रामिंग देखी है अपनी, उसको तोड़ते तोड़ते हम यहाँ तक आ गए कि आज करोड़ों लोग हमें फॉलो कर रहे हैं। तो वहाँ तक भी जा सकते हैं, ऐसा कोई वो नहीं है। बस ये है कि हमारा पैशन ही ट्रेनिंग करना है। हमारी कोई फैक्ट्री लगाने का हमने कभी सोचा ही नहीं। हमने कभी केमिकल या पेट्रोलियम से रिलेटेड कुछ सोचा ही नहीं। अगर सोचना आज से शुरू कर दे तो 40 साल बाद हो गए हम भी अंबानी। लेकिन वो
जर्नी तो है वो। सो अल्टीमेटली ये वाहियात सवाल प्लीज़ ना पूछें कि यार मेरे पास अंबानी जितना पैसा क्यों नहीं है, लेकिन मेरी जर्नी अगर आपको जाननी है तो मेरी जर्नी को देखें, धैर्य की जर्नी जाननी है तो उनकी जर्नी को देखें। हम आज 0.01% लोगों में से तो हैं, 100%। राइट। पूरे अगर इंडिया में 150 करोड़ लोग हैं तो उनका 10% कितना होगा? 10% 15 करोड़ है, 1% 1.5 करोड़ है, तो 15 लाख टॉप लोगों में से तो हैं हम, उससे भी कम में ही होंगे। तो वहां तक तो आ गए दोस्तों, टॉप 1 लाख में भी आ जाएंगे और टॉप 10,000 में भी आ जाएंगे और टॉप 5,000 में भी आ जाएंगे और फिर टॉप 1,000 में भी आ जाएंगे। करेक्ट। और इसको होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, कोई टाइम नहीं लगेगा, कोई टाइम नहीं लगेगा। और अगर आप देखोगे तो जैसे अंबानी के पिताजी भी तो थे ना, करेक्ट, उन्होंने भी सारी चीजें उनको बना के दी है, तो उनका माइंडसेट वहीं से ग्रो हुआ है। Very और हम जॉब वाले थे, हमने खुद अपने बैरियर तोड़े हैं, तो हम वहां जा तक के पहुंचे। अगर अंबानी मेरे पिताजी होते तो शायद मेरा माइंडसेट और ज्यादा ग्रो होता। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर रहता ही रहता है। True. भाई मैं चाहता हूँ कि जितने भी लोग जॉब में हैं, बिजनेस में हैं, एक उनको एक्शन लेने में बहुत प्रॉब्लम होती है, क्योंकि उनका माइंड उनको वो चीज़ करने ही नहीं देता है, कंफर्टेबल जोन में रहता है। और मैं चाहता हूँ कि वो अपने दिमाग के बैरियर तोड़े और वो चीज़ करें जो उनका दिमाग मना करता है करने के लिए, क्योंकि ग्रोथ की तरफ जाएंगे। आप एक कोई क्लियर रोड मैप देना चाहते हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ही जो मेरी टीम में लोग हैं, उनको खुद का कुछ स्टार्ट करना है, कुछ चीज़ें करनी है, एक क्लियर रोड मैप क्या दोगे आपकी वो करना स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट 90 डेज में अचीव कर सकते हैं? मैं बहुत ही प्रैक्टिकल चीज़ें बोलूँगा। पहली चीज़ तो जिस जॉब में आप हो ना उसको बिजनेस की तरह समझो, ये सबसे पहला मेरा फंडा रहता है। क्योंकि अगर आदमी यहाँ पे एज एन एम्प्लॉय आया ना तो उसको सिर्फ इतना ही दिखेगा, यार मेरा 10 बजे मेरे को आना है, 6 बजे जाना है, जितना काम हो गया ठीक है, नहीं हुआ नहीं है। उससे क्या होता है, वो वो चीज़ें मिस आउट कर देता है जो कि ओनर कर रहा होता है, जो कि टीम के और लोग कर रहे होते हैं। तो आई थिंक जॉब इज़ द ग्रेटेस्ट बिजनेस, अगर कोई बिजनेस की तरह ले। आज सुबह मैं एक यंग लड़के के साथ बैठा था, ही इज़ 28 ईयर्स। उसने 21 साल की उम्र में 19,000 रुपये की सैलरी से काम चालू किया। आपको पता है टुडे ही इज़ 28, 7 साल के अंदर हिज पैकेज इज़ 30 लाख रुपीज़, और सरकारी स्कूल का प्रोडक्ट प्लस हर महीने इंसेंटिव भी मिला के करीब 40 लाख रुपए साल का वो बंदा कमा रहा है। एंड टुडे ही इज़ हैंडलिंग 7 स्कूल्स, एंड स्कूल में बाकी सारे ओनर्स और उनके जो टॉप लोग हैं जो उस कैटेगरी के हैं वो सारे IIM से हैं। ही इज़ द ओनली वन हु इज़ नॉट फ्रॉम IIM, बट हिज ओनरशिप इज़ इनक्रेडिबल। और वो कहता है सर मेरे को ना, मैं कोई बिजनेस भी करता ना तो शायद इतना पैसा नहीं होता, मैंने इस बिजनेस को, इस जॉब को ही अपना बिजनेस मान लिया है। तो पहली चीज़ तो ये मैं कहूँगा। दूसरी चीज़, अब मान लो जॉब को बिजनेस माना और आपकी टीम का कोई पर्सन आके धैर्य को बोलता है, धैर्य मैं आपको 1 करोड़ का बिजनेस देता हूँ, मेरे को 20 लाख चाहिए। मुझे नहीं लगता धैर्य कहेगा नो। मैं आज धैर्य को बोलूं भाई मैं आपको 50 लाख का बिजनेस देता हूं, मुझे तो 10 लाख चाहिए, आप कहोगे ठीक है सर, वो तो 40 लाख मेरे पास, तो मेरा कोई उसमें कोई लीड का पैसा नहीं लग रहा, मार्केटिंग का नहीं लग रहा, कुछ भी नहीं लग रहा, मेरे को तो चल के बिजनेस आ रहा है, क्यों नहीं? तो जो भी आदमी जॉब को बिजनेस की तरह करता है वो आराम से ओनर से जाके ये बात कर सकता है। लेकिन जॉब को जो बिजनेस की तरह करेगा ना, उसी में ये गट्स आएंगे, उसी में ये हिम्मत आएगी, उसी में ये स्किल्स लाने की ताकत आएगी। तो पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़, जब भी आप जॉब छोड़ने का प्लान कर रहे हो, 2 साल का मिनिमम प्लान होना चाहिए। पहला साल ओनली एंड ओनली लर्निंग एंड गेटिंग क्लैरिटी की करना क्या है, कि मुझे तो ट्रेनर बनना है। जैसे मैं जब ट्रेनर बनना चाहता था तो 2008 में तो मैं सिर्फ सीख रहा था, हालांकि मुझे पता ही नहीं था कि मैं ट्रेनर बनना चाहता हूँ। तो मेरा लर्निंग अनकॉन्शियसली हो गया, और जब मुझे छोड़ना, जब मुझे समझ में आया कि अब तो मुझे ट्रेनर ही बनना है, तब मैंने 2-3 चीज़ें इंश्योर की। पहली चीज़, मेंटली प्रिपेयर करना कि जॉब में इतना मिल रहा है, बिजनेस में 0 हो सकता है। पहला तो वर्स्ट के लिए प्रिपेयर हो जाओ। अनवर्स्ट के लिए आदमी कब प्रिपेयर होता है? जब वो सोचता है कि यार ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, वर्स्ट से वर्स्ट 10 लाख का लोन हो जाएगा, इससे ज़्यादा क्या होगा, वापस जॉब पकड़ लेंगे अगर ज़रूरत हुई तो, ठीक है कोई बात नहीं, 5 साल और स्ट्रगल में निकलेंगे, इससे ज़्यादा क्या होगा। वर्स्ट के लिए आदमी प्रिपेयर नहीं होता, इसलिए वो कभी बेस्ट पे जाता नहीं है। वो तो सोचता है कि यार कोई गारंटी दे दे कि मैं बिजनेस करूं और मैं सफल हो जाऊं। भाई साहब कुछ नहीं गारंटी है, कहीं नहीं है गारंटी। आज हम लोग ये सब कर रहे हैं, हमें नहीं पता फ्यूचर क्या होगा। आज इस समय कई लोग गारंटी के साथ कहीं जा रहे थे बिजनेस डील में, एक्सीडेंट हो गया, मर गए, पता नहीं। तो गारंटी किसी चीज़ की नहीं है। तो पहले वर्स्ट के लिए प्रिपेयर हो जाओ। तीसरी चीज़ जो आदमी को करनी है वो ये करनी है, कम से कम 1 साल का फंड, जिस दिन आप जॉब में से बिजनेस में आओ, एटलीस्ट 1 साल का फंड आपके पास ये लेवल पे होना चाहिए कि आपके घर की दाल रोटी ना रुके।
या आपको कहीं आना जाना है बिजनेस करने के लिए, कोई ब्रोशर बनवाना है या आपको छोटा मोटा विजिटिंग कार्ड बनवाना है, जो बेसिक खर्चे आपके बिजनेस के या आपके परिवार के हैं वो मिनिमम चल सकें, तो 1 साल का फंड आपके हाथ में होना चाहिए। एंड द लास्ट थिंग, इतनी तैयारी, जिस दिन आप जॉब का लास्ट दिन होगा ना, उसके पहले सारा बैकएंड वर्क हो चुका होना चाहिए। जैसे कि कल से मैं बिजनेस कर रहा हूँ, आज मेरा लास्ट दिन है जॉब में, तो जॉब का लास्ट दिन के पहले पहले अगर मैं ट्रेनर था तो मेरे प्रोग्राम रेडी थे, मेरा ब्रोशर रेडी था, मेरा वेबसाइट रेडी था, मेरा विजिटिंग कार्ड रेडी था, ताकि ये जो क्लैरिकल चीज़ें हैं ना, जिनमें 4-5 महीने जनरली लग ही जाते हैं लोगों के, वो टाइम आपका वेस्ट नहीं होना चाहिए। तो जिस दिन बिजनेस में उतरे उस दिन डर लगा मुझे, 4 दिन में बड़ा परेशान रहा, तो मैं आर्ट ऑफ लिविंग के आश्रम गया, मेडिटेशन किया, वहाँ से वापस आते 5वें दिन से आई वॉज प्रोडक्टिव। और उसके बाद आपको सैटरडे नहीं देखना है, संडे नहीं देखना है, पहले 4-5 साल भूल जाओ वर्क लाइफ बैलेंस, पहले 4-5 साल भूल जाओ बाकी सारी चीज़ें। फिर आपको ये समझ लो, हाँ ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा एक्सरसाइज कर लो, मेडिटेशन वगैरह करके पूरा 18 घंटे, 20 घंटे, 24 घंटे भी काम की तैयारी रखो। मुझे आज भी याद है 2010 में मेरे पास एक असाइनमेंट आया बिजनेस कोचिंग का, मतलब सॉरी ट्रेनिंग का। मैं जॉब में था एंड असाइनमेंट ऐसा था कि मेरी सारी छुट्टियां मैंने एग्जॉस्ट कर दी थी, तो मेरे पास एक भी छुट्टी नहीं थी, और छुट्टी एक भी लेने का मतलब मुझे वार्निंग मिल चुकी थी कि अब तुम निकाल दिए जाओगे, तुमने ज़्यादा छुट्टियाँ ले ली है। मेरे पास एक असाइनमेंट आया, मैं नाइट शिफ्ट में था, मेरे पास असाइनमेंट आया सुबह 9 to 6 ट्रेनिंग करनी है 3 दिन कंटिन्यू, एंड डॉशे बैंक क्रेडिट स्विस बैंक में ट्रेनिंग थी। मैंने कहा यार कैसे करूं, तीनों रात शिफ्ट है। अच्छा ये बिल्कुल वीक के बीच में, संडे जा चुका था, मंडे की शिफ्ट हो गई, ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे ट्रेनिंग थी, तो मेरे को मंडे रात को शिफ्ट करनी थी, ट्यूसडे रात को शिफ्ट करनी थी, वेंसडे रात को शिफ्ट करनी थी, थर्सडे रात को शिफ्ट करनी थी, 4 रात शिफ्ट करनी थी, और 3 दिन ट्रेनिंग भी करनी थी। पता है मैंने क्या चूज़ किया? मैंने कहा करूँगा, मैं दोनों करूँगा, कोई बात नहीं, 4 रात नहीं सोएंगे, कोई बात नहीं, 3 दिन नहीं सोएंगे, मरेंगे क्या देखते हैं। एंड वो हो गया, और वो 1 बार नहीं 2 बार हो गया। तो जब आप जॉब में से बिजनेस में आ रहे हो तो ये तैयारी रहनी चाहिए कि 24 घंटा भी काम करना पड़े, तो फिर आपको ये नहीं अरे हेल्थ ख़राब हो जाएगी, देखा जाएगा जब ख़राब होगी तब देखेंगे। आई नो इट वॉज़ वेरी टफ, आई नो चौथे दिन तो मेरा गला बैठ गया था, मेरी आंखें ऐसे बिल्कुल हो गई थी, लेकिन मैं कैब में जाते हुए थोड़ी झपकी ले ली। रात को मेरी शिफ्ट होती थी तो रात को डिनर ब्रेक मिलता था 1 घंटे का, तो उसमें 15 मिनट 20 मिनट जाके सो गया। कोई 15 मिनट का चाय ब्रेक मिला तो चाय पी के 10 मिनट सो गया। ऐसे छोटे छोटे कैप्सूल्स। और आई थिंक किसी ने मुझे बहुत अच्छी बात कही थी, मेरे एक टीचर नहीं मेरे एक बॉस थे, उन्होंने कहा भैया रातों को ना बसेस में सोने की, ट्रेन्स में सोने की, या जहाँ जगह मिले वहाँ जाने की सोने की आदत डाले। आज मुझे बोले ना ये इतना सा सोफ़ा है और इस पर सोना है, मैं सो जाऊँगा, अगर मुझे नींद आनी होगी तो मैं बैठे बैठे सो जाऊँगा। इतना ट्रेनिंग आपकी होनी चाहिए। किसी ने कहा था कि अगर आपको सफल बनना है तो पाँव में आपके पंख होने चाहिए। यू कैनॉट से कि यार मैं तो अपने कंफर्ट के हिसाब से शुरुआत में, अब मैं अपने कंफर्ट से थोड़ा करता हूँ। ऐसा नहीं है कि अभी मैं बहुत ही ज़्यादा सफल हो गया हूँ, क्योंकि ऊंचाई का तो कोई लिमिट नहीं है, स्काई इज़ द लिमिट। लेकिन हाँ, अब यह है कि ज़रूरतें सारी पूरी हो गई। अब वो बेसिक डर नहीं है कि घर का क्या होगा, परिवार का क्या होगा, 10 साल आगे क्या होगा, 5 साल आगे क्या होगा, गाड़ी की EMI कैसे जाएगी, ये अब डर नहीं है। अब यह है कि काम नहीं भी करें तो पता है क्या कर सकते हैं, क्योंकि अब बहुत कुछ आता है। तो आई थिंक लोगों को ये प्रैक्टिकली छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये 4-5 चीज़ें अगर लोगों ने कर ली, और उसके बाद जी तोड़ मेहनत करने की, और मेहनत भी विद शार्पनेस, विद स्मार्टनेस, विद अंडरस्टैंडिंग न्यू थिंग्स, आगे से आगे दिमाग लगाना। कि यार मैंने जब कॉर्पोरेट ट्रेनिंग करी थी ना, पहले मेरा एक इंस्टीट्यूट था, इंग्लिश और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट सिखाता था। जैसे ही वो इंस्टीट्यूट मैंने 6 महीने रन किया, मेरे को समझ में आ गया इसमें ग्रोथ नहीं हो सकती। मैंने कॉर्पोरेट ट्रेनिंग पकड़ा। कॉर्पोरेट ट्रेनिंग में मैं बहुत अच्छा ग्रो किया। 3,000 रुपये पर डे से मैं पहुंच गया था करीब 1 लाख रुपये, 1.5 लाख रुपये पर डे तक मुझे मिलने लग गया था कई बार। लेकिन मुझे समझ में आ गया कि इसमें मैं वहाँ नहीं पहुँच सकता, वो करोड़ों लोगों को इंस्पायर नहीं कर सकता। फिर मैंने बिजनेस कोचिंग पकड़ी, वहाँ मेरे को बहुत ही अच्छा पैसा मिला, 10 टाइम्स ज़्यादा ग्रोथ हुई। लेकिन जैसे 3 साल वो किया, और मैंने देखा बहुत प्लेयर आके थोड़ा सैचुरेट होने लगा क्लाइंट्स के पास, मतलब ये होने लगा कि एक ही आदमी के पास पहले तो मैं अकेला पहुंचता था, अब 4-4 लोग पहुंचने लग गए। मैंने कहा यहाँ से थोड़ा बाहर। फिर मैंने मोटिवेशनल टॉक्स की तो पूरे इंडिया में पहुंचने लगे। लेकिन मैंने लिखा
कि सिर्फ इससे नहीं हो पाएगा, क्योंकि हर प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करना, लोग लाना मुश्किल था। मैंने कहा इसके साथ चाहिए डिजिटल, फिर डिजिटल आ गया, फिर लगा यूट्यूब चाहिए तो यूट्यूब आ गया। आई थिंक आगे से आगे जो चल रहा है वो फटाक से लेके आना है, उसमें सोचने का समय नहीं होना चाहिए। इफ़ यू आर दैट क्विक यू विल बी ऑलवेज अहेड। करेक्ट, मेक सेंस। और एक और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो शायद जॉब अगर कोई कर रहा है और वो बिजनेस में शिफ्ट नहीं हो पा रहा है, तो उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न है कि वो अपनी जॉब की वैल्यू नहीं करता और ग्रेटिट्यूड नहीं रहता है। वो कहता है साला मेरा बॉस तो ये है, ये तो मुझे चूस रहा है, ये मेरे साथ ऐसा कर रहा है, तो उसके लिए वो ग्रेटिट्यूड नहीं है उसके अंदर। आप कुछ डालना चाहोगे इसके ऊपर? तभी मैंने आपको कहा कि जॉब को बिजनेस की तरह करना है, तो वो तभी ग्रैटिट्यूड आएगा। मैं इस पे एक बहुत अच्छी चीज़ लोगों को कहता हूँ, भाई तुम आज उस जॉब में जा रहे हो, उसी को गाली दे रहे हो, उसको बोलते हो यार बॉस बेकार है, तनख्वाह बेकार है, ये बेकार है, प्रमोशन नहीं मिल रहा है, साला हर महीने के एंड में तुम्हारे पास सैलरी आ रही है, उसको तुम इंजॉय करके बेटे के लिए कपड़े ला रहे हो, उसकी स्कूल की फीस दे रहे हो, पेट्रोल, जिस जगह से भाई मैं तुम्हें रोज खाना दे रहा हूँ, तुम मुझे कह रहे हो यार खाना बेकार दे रहा है, मत खा। नहीं खाऊंगा तो सही। तो क्यों खाएगा भाई, बेकार है तो क्यों खाएगा? नहीं खाना तो है, तो खाना है तो फिर ग्रैटिट्यूड से खा। अब तुझे वो जॉब, सारा तेरे को सर उठा के जो तू अभी तक चल रहा है वो जॉब के कारण चल रहा है, और तू उसी को गाली दे रहा है, यार बेकार जॉब है मेरी, बोल दे गाली, तो वो ही तेरी जिंदगी में और मैनिफेस्ट होगा। अगर जॉब अच्छी भी मिल गई तो भी तू दुखी रहेगा, क्योंकि दुखी होना तूने अपनी नियति बना ली है, तूने अपना प्रैक्टिस ही दुखी होने का कर लिया है, नेगेटिव होने का कर लिया है। तो यस, वेरी इंपॉर्टेंट ग्रैटिट्यूड। भाई एक और क्वेश्चन है, अगर किसी को जॉब में हाइक चाहिए तो उसको क्या करना चाहिए? जॉब में हाइक चाहिए तो सबसे पहले तो गोल बनाओ, कितना हाइक चाहिए, 30%, 50%। नंबर 1 विजुअलाइज करो और अपने माइंड को प्रिपेयर करो। तो मैं कहता हूँ 1 घंटा सबकॉन्शियस माइंड को तैयार करना है रोज। बाकी बचते हैं 23 घंटे, उसमें से 6 घंटे सो लो। 6 घंटे से ज़्यादा सो रहे हो तो तुम टाइम वेस्ट कर रहे हो मेरे अकॉर्डिंग। तुम कहोगे मेरे पास बहुत सारी रिसर्च लेके आओगे, डॉक्टर कहते हैं 8 घंटे 9 घंटे, आप 40 के बाद 45 के बाद 50 के बाद सो लेना 8 घंटे। लेकिन अभी तो आप जब 30 में हो, 32 में हो, 35 में हो, मैं कहता हूँ आपको 6 घंटे से ऊपर एक भी सेकंड सोना ही नहीं है। अब जो बाकी का आपके पास समय बचता है उसमें से भी 2 घंटे और हटा दो आप आपके नित्य कर्मों के लिए, खाना वाना खाने के लिए, इधर उधर जाने के लिए, नहाने धोने के लिए। आपके 6 और 2 8 और 1 घंटा सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करना, 9 घंटे आपके चले गए। अब बचे हैं आपके पास कितने, करीब 15 घंटे। वो 15 घंटे एक्सट्रीम पैशन के साथ काम होना चाहिए, जिसमें से 5 घंटे आप लर्निंग को दो और 10 घंटे एग्जीक्यूशन को दो। आप 10 घंटे, अब आपको प्रमोशन चाहिए, प्रमोशन एग्जैक्टली 2 चीज़ों में मैं मानता हूँ, या तो पैसा ज़्यादा बढ़ जाए इसी जॉब में या किसी और जॉब में, या फिर आपको रैंक दूसरा मिल जाए। दोनों के लिए आपको तैयारी लगेगी, दोनों के लिए आपको तैयारी लगेगी। 4 से 5 घंटे, 3 घंटे तो कम से कम आप लर्निंग करो, रिसर्च करो, क्योंकि हर बड़ी कंपनी में रिसर्च डिपार्टमेंट होता है। लेकिन हर एवरेज आदमी कहता है रिसर्च वगैरह की ज़रूरत नहीं है सर, नया पैसे की ज़रूरत है। यार कैसे आएगा? प्रैक्टिकल बनो। चाय बनानी है तो अदरक चाहिए, चाय की पत्ती चाहिए, दूध चाहिए, तुम उसमें हरी मिर्च मत डालो। तुम कहते हो नहीं मैं तो आलसी बन के, नेगेटिव बन के, सोफे पे बैठ के बस मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख के सब कुछ मेरे पास हो जाएगा। क्योंकि मैनिफेस्टेशन को लोगों ने क्या गलत समझ लिया है कि बस एक कमरे में बैठेंगे, मैनिफेस्ट करेंगे, सब हो जाएगा। भगवान ने अगर इतना ईजी बनाया होता ना तो सब कुछ ईजी हो जाता। आई थिंक मैनिफेस्टेशन इज नॉट ओनली वॉट यू डू इन द रूम, वो तो आपका सबकॉन्शियस माइंड को एक डायरेक्शन दे रहे हो। मैनिफेस्टेशन इज हाउ डू यू फील द होल डे, वॉट आर यू थिंकिंग द होल डे, वॉट आर यू डूइंग द होल डे। आप ऐसे नहीं कर सकते कि कमरे में बैठ के तो करोड़ का सोच लिया और दिन भर आपकी एफर्ट्स बहुत ही गलत है। तो आपको प्रमोशन चाहिए तो ये सारी चीज़ें आप करो, और उस प्रमोशन का जो जो क्राइटेरिया है वो लिखो और फिर उसके लिए भयंकर मेहनत कर लो। एंड उसके लिए आपके बॉस को बोलो, बॉस मुझे ये चाहिए, व्हाट कैन आई डू। बॉस जो चैलेंज दे उसे सर आंखों पे लेके दबा के करो। ये मत करो कि नहीं मैं नहीं कर सकता, बल्कि बॉस को क्या चाहिए ये तुम्हें पहले से समझ में आ जाना चाहिए। इतने इंटेलिजेंट तो तुम होने चाहिए कि जिसके साथ तुम 1 साल से काम कर रहे हो तुम्हें पता हो जाना चाहिए कि इसको क्या चाहिए। बॉस अगर मैं ये करके दूं तो मेरे को क्या मिलेगा, ये मिलेगा, डन। बॉस कैसे करता हूं मैं कर दूंगा। ये स्मार्टनेस लोगों में होती नहीं है, ये करना ही नहीं चाहते लोग, ये करते काम करना चाहते हैं, ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं। आज के लोग तो काम ही नहीं, बहुत कम करना चाहते हैं, बोलते हैं सैलरी ज़्यादा दे दो, काम नहीं करेंगे हम।
एक और मेरा क्वेश्चन है जो आपकी कन्वर्जेशन से ही निकल के आ रहा है। आपने बोला एक टाइम पे मेरी 8 EMI बाउंस हुई है, और बहुत सारे लोग जॉब में लोन ले लेते हैं जी, और उनका लाइफ ऐसा हो जाता है कि फिर ना वो सेविंग कर पा रहे हैं, ना पैसा बचा पा रहे हैं, ना कुछ कर पा रहे हैं, और जो सैलरी आ रही है वो सब EMI वगैरह में जा रही है। कोई बैकअप है ही नहीं। तो उसको कैसे ओवरकम करें? जब ये वाली सिचुएशन आई थी ना, सबसे पहला मैंने किया 3 साल का पीस माइंड में क्रिएट किया। मैंने कहा यार देखो, इस सिचुएशन से ओवरनाइट नहीं निकला जाता, डेस्परेशन को ख़त्म किया। मैंने कहा 3 साल का प्लान क्या है। हालांकि मैंने जो बाद में एंथनी रॉबिन्स का एक इवेंट देख के मुझे और जोश आया, तो मैंने उसको 2 साल पे ले आया या 1.5 साल पे ले आया। बट मैंने कहा 3 साल का प्लान लेके चलते हैं। 3 साल में इनमें से कुछ EMIs तो नेचुरली ख़त्म हो रही है, अगली EMI ना बढ़े, और हर महीने मेरी इनकम भले थोड़ी बढ़े। तो यहाँ पे एक बहुत अच्छे CEO से मैं मिला था, प्रेस्टीज प्रेशर कुकर के CEO हैं चंद्रू कार्लो सर। उनका इंटरव्यू मैंने जब लिया तो मैंने उनसे उनकी जीवनी पूछी, तो उन्होंने कहा सर 1993 के आसपास कंपनी वॉज डूइंग वेरी बैड, मतलब ऐसा था कि शायद कंपनी बंद हो सकती है, और उस समय काफ़ी लोग छोड़ के चले गए, मार्केट में प्रेस्टीज के शेयर्स काफ़ी डाउन हो गए, बहुत चैलेंजेस आए। तो उन्होंने कहा मैंने और मेरे कुछ 4-5 साथियों ने, हमने मिलके मैनेजमेंट को एक प्रेजेंटेशन दिया, और हमने कहा हमें नहीं पता आपके पास फंड है नहीं है, कैसे क्या होगा, हम लोग आपको हर महीने, और कंपनी पे 125 करोड़ का लोन था, बोले हम आपको हर महीने ऑपरेशनल प्रॉफिट निकाल के दे देंगे, और हर महीने आपको सेल्स में 20% की ग्रोथ या 10% की ग्रोथ दे देंगे। तो पिछले महीने अगर 1 करोड़ हुआ तो इस महीने 1 करोड़ 10 लाख दे देंगे हम आपको, ये हम करके देंगे। और पिछले महीने अगर 1 करोड़ में से 1 लाख का प्रॉफिट था, तो इस बार 1 करोड़ 10 लाख में से कम 1,20,000 का प्रॉफिट होगा, थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट मार्जिन बढ़ा के दे देंगे। दिट इज़ वॉट वी कैन डू। और बोलते हैं सर मैंने 4 साल, मैंने और वो 4-5 लोगों ने मिलके कंटिन्यू ये जब किया, तो धीरे धीरे कंपनी में एक परफॉर्मेंस का कल्चर बन गया, एंड द होल कंपनी स्टार्टेड ट्रांसफॉर्मिंग। एंड ये जब हुआ तो आज मैं CEO हूँ उसी कंपनी का। तो आई थिंक ये चीज़ मैंने भी उसी समय की। मैंने कहा पहले तो 2 से 3 साल का समय लेते हैं, जल्दबाजी में काम नहीं होगा। और जब छोटा समय लिया, और समय के बाद फिर मैंने कहा मेरे हाथ में क्या है, मेरे हाथ में जो चीज़ है, सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस। डॉक्टर स्टीवन कवी ने वो जो किताब लिखी है जिसका नाम है 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, उसमें उन्होंने बताया सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस एंड सर्कल ऑफ कंसर्न। कंसर्न मतलब EMI बाउंस होना, ये होना वो होना, जो मेरे हाथ में नहीं है। सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस, इस समय शांत मन से मैं क्या कर सकता हूँ, मैं मेडिटेट कर सकता हूँ, मैं बुक्स पढ़ सकता हूँ, मैं आगे बढ़ सकता हूँ, मैं 4 सेल एक्स्ट्रा कर सकता हूँ, मैं मार्केट में एक्स्ट्रा भाग सकता हूँ, मैं 1 रुपये का प्रोडक्ट बेच रहा था तो अब मैं 2 रुपये का प्रोडक्ट बेच सकता हूँ, मैं एक्स्ट्रा कोई और चीज़ जिस कस्टमर के पास जा रहा हूँ उसके पास 4 प्रोडक्ट और एक्स्ट्रा लेके जा सकता हूँ। जो जो मेरे हाथ में है मैंने वो सब करना शुरू किया। एंड आई वॉन्ट टू टेल यू, 1 साल के अंदर आई वॉज आउट ऑफ ऑल माई डेट्स एंड एवरीथिंग। मैंने टारगेट लिया था 31 मार्च 2019 मेरे सारे डेट्स क्लियर होने चाहिए, एंड आई विल बी वेरी वेरी पीसफुल, एंड भगवान ने वो कर दिया। सो When you peacefully move ahead, आपकी एनर्जी बढ़ती जाती है, आपका पैशन बढ़ता जाता है, क्योंकि आपको छोटे छोटे रिजल्ट दिखने लगते हैं। रिजल्ट से ज़्यादा मोटिवेटिंग कोई चीज़ नहीं होती है। करेक्ट। बहुत गेम चेंजर रहेगा ये उन लोगों के लिए जिनके ऊपर लोन है। जी। हम लोगों के पास समय कम है थोड़ा, आपके पास भी। सो जस्ट एक और पॉडकास्ट कर लेंगे कभी और फॉर श्योर, फॉर श्योर। मेरे चैनल के लिए कर लेंगे, इस बार आपके चैनल के लिए कर रहे हैं, अगला मेरे चैनल पे कर लेंगे। डेफिनेटली। सो आखिरी क्वेश्चन मेरा ये रहेगा, जो रिलेशनशिप को लेके, जी, रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट होता है लाइफ में। ट्रू। आप उसको किस तरीके से देखते हो और आपका क्या विचार है उन चीज़ों को लेके? रिलेशनशिप एक पार्टनरशिप है, एंड रिलेशनशिप में आज मुझे लगता है सबसे बड़ी चैलेंजेस जो हो रहे हैं वो एक पार्टनर की ओवर एक्सपेक्टेशन और एक पार्टनर की कहीं ना कहीं इमेच्योरिटी। मतलब कोई भी पार्टनर हो सकता है वो। जैसे मैं कहता हूँ आज कई आदमी हैं तो उनकी एक्सपेक्टेशन है मेरी वाइफ ऐसे ही बिहेव करनी चाहिए, ऐसे ही होना चाहिए, और वाइफ आज की डेट में कहती है भैया मैं पढ़ी लिखी हूँ, मैं क्यों सब कुछ करूँ, तुम भी पर करो। और यहीं पे गड़बड़ हो जाती है। दोनों बैठ के ये बात नहीं करते हैं कि रिलेशनशिप को कैसे बेटर बनाया जाए, ये बात करते हैं दोनों मिलके बैठ के कि तुमने ये गलत किया, तुमने ये गलत किया, तुमने ये ब्लेम किया, तुमने ये औरत कहती है मैं दिन भर घर में काम करती हूँ, भाई मुझे रिस्पेक्ट दो। आदमी कहता है मैं दिन भर बाहर काम करता हूँ, तुम्हारे लिए सब कुछ तो बना दिया मैंने, तुम मुझे रिस्पेक्ट दो। अब प्रॉब्लम यह है कि दोनों एक दूसरे से डिमांड कर रहे हैं, कमांड कोई नहीं कर रहा है।
तो मुझे ऐसा लगता है कि रिलेशनशिप का मुझे जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, जहाँ पे भी जितने भी लोगों के रिलेशनशिप्स बहुत बेहतर हैं, वो सभी लोग हैं ना, वो दोनों ने एक लाइफ को बहुत ज़बरदस्त तरीके का पार्टनर बना रखा है कि हाँ यार मैं ये पॉडकास्ट कर रहा हूँ तो मेरा पार्टनर भी अगर ये पॉडकास्ट देख रहा है तो मेरी और उनकी थॉट अलाइन हो गई। ये थॉट्स का अलाइनमेंट बहुत ज़रूरी है। अगर हम लोग कहीं जा रहे हैं तो हमारी, जैसे मेरी और मेरी वाइफ को, हमें बहुत पसंद है लोगों के जाना। अब जब भी हम जाते हैं तो कार में बहुत बात होती है, कार में आते समय बहुत बात होती है, लोगों के पास जाते हैं तब बहुत बात होती है। नाउ दिस इज़ अ कॉमन ग्राउंड ऑफ मेकिंग द रिलेशनशिप ब्यूटिफुल। ऐसे कॉमन ग्राउंड अगर आपके पास जितने ज़्यादा होंगे ना, उतना ब्यूटिफुल होगा। लेकिन अब जैसे मैं बिजनेस में बहुत ज़्यादा हूँ, मेरी वाइफ होम मेकर है, तो कभी कभी कॉन्फ्लिक्ट का यही कारण होता है। वो कहती है तुम मुझे नहीं समझते, मैं कहता हूँ तुम मुझे नहीं समझती, मैं कहता हूँ तुम मेरे पास आ जाओ, फिर वो कहती है तुम मेरे पास आ जाओ। जब ऐसा होगा तो कॉन्फ्लिक्ट होगा। तो कभी या तो मैं इधर चला जाऊँ, कभी या तो वो इधर आ जाए, और अगर रिलक्टेंसी हुई तो फिर ये नहीं होगा। अब इसमें भी लास्ट चीज़, मैनिफेस्टेशन। एक कपल मेरे पास आया, जो कि कपल नहीं था, एक व्यक्ति था जो मेरे एक प्रोग्राम में था, और उस दिन वो बहुत ज़्यादा एक्टिव था, ओवर एक्टिव, मतलब उसका बिहेवियर अनयूजुअल था। होता है ना कई बार हम ओवर एंथुजियास्टिक फेक करने की कोशिश करते हैं तो वो दिख जाता है। तो मुझे वो दिख गया। प्रोग्राम के बाद मैंने उसको बुलाया, मैंने कहा आज कुछ गलत है तेरे साथ, क्या प्रॉब्लम है मुझे बता। अरे नहीं सर मैं तो खुश हूँ बहुत। मैंने कहा मुझसे झूठ मत बोल। यानी इतनी देर में वो टप 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 रोना शुरू। ऐसे लोगों को बस एक कोई 3 बार पूछ ले तो वो। मैंने कहा क्या हुआ? बोले सर डिवोर्स का केस चल रहा है। बोले सर हम शायद अलग होने वाले हैं और बहुत रोने। मैंने कहा तू बचाना चाहता है क्या रिलेशन को? बोले हाँ। मैंने कहा अगर हाथ से निकल चुका है तीर और डिवोर्स के पेपर वेपर बन चुके हैं और साइन भी हो चुके हैं तो मैं कुछ नहीं कर सकता, नहीं तो 10 दिन जो मैं बता रहा हूँ करके देख ले, शायद बच जाएगा। बोले क्या? मैंने कहा रोज एक थैंक यू नोट लिख और अपनी वाइफ को दे दे रोज, और दिन भर ये सोच कि अब भगवान जो करेगा अच्छा ही करेगा, और इमेजिन करके तुम लोग साथ आ रहे हो वापस। एंड अंदर से ऐसे सोच कि तेरे यहाँ से लाइट निकल रही है, तेरी वाइफ को घेर रही है और उसकी सारी नेगेटिविटी वाइप आउट हो रही है और तेरी भी सारी नेगेटिविटी वाइप आउट हो रही है। उसने तुझे एक्सेप्ट कर लिया, तू उसे एक्सेप्ट कर रहा है। मैंने उसे कहा थैंक यू नोट रोज लिखना है। तूने मेरे को एक अच्छा घर दिया, थैंक यू। मेरे लिए अच्छा खाना बनाया 6 साल, थैंक यू। वो आदमी 10वें दिन मेरे पास आके बोलता है सर मिरेकल हो गया। 6ठे दिन सर मैं सो रहा था, लेट उठा, मेरी वाइफ ने मेरे को उठाया, बोला आज का थैंक यू नोट किधर है? बोले सर 90 दिन तो मेरा बेटा जो देख रहा था ये पापा मम्मी रोज लड़ते रहते थे, आज ये क्या मेरे बेटे ने हम दोनों के लिए थैंक यू नोट लिखा। उसके बाद वो कपल काफ़ी टाइम तक साथ रहा। हालांकि 3 साल के बाद वो फिर से डिवोर्स हो गया उनका। बट वो जो मुझे लगता है कि वो 3 साल बाद भी वही हुआ होगा कि फिर उस समय वो उनके पास कोई कोच नहीं होगा, वो तो गलती से उसने मुझसे शेयर कर लिया और गलती से ये चीज़ हो गई। I think we should always go to somebody who is powerful and who can really help us in these kind of scenarios, who is more mature, who is unbiased towards both of you. नहीं तो क्या होता है 90% लोग क्या करते हैं रिलेशनशिप में, वाइफ का झगड़ा अगर किसी से भी है तो वो जाएगी अपने इन लॉज के पास। अब मान लो मेरे पास धैर्य रोता रोता आया कि यार मेरे साथ ये इस आदमी ने गलत किया, तो मैं तो धैर्य का दोस्त हूँ, मैं कहूँगा यार उसकी ऐसी की तैसी, छोड़ दे उसको, उसका देखा जाएगा। और यही हो जाता है इन लॉज की गलती। इन लॉज अगर मैं मेरे पिताजी के पास रोते रोते जाऊंगी, मेरी वाइफ ने ठीक से बिहेव नहीं किया, तो मेरे पिताजी वगैरह के लिए मेरी वाइफ विलन बन जाएगी। अब डिवोर्सेस जितने भी हो रहे हैं तो ये क्या हो रहा है, स्पेशली औरतें वो जल्दी रो देती हैं, जल्दी अपनी बातें शेयर कर देती है और ईजी होता है उनसे कुछ भी उगलवाना। वो जैसे ही अपने पेरेंट्स के पास जाती हैं वो रोती हैं। पेरेंट्स की भी इसमें कोई गलती नहीं है, क्योंकि अपनी बेटी को रोता हुआ देख के कोई भी पेरेंट कहेगा इतनी दुखी है तो छोड़ पड़ा। एंड यहाँ पे गलतियाँ बहुत ज़्यादा हो जाती है। अगर रिलेशनशिप में ये मैच्योरिटी आ जाए कि हस्बैंड और वाइफ कितनी भी लड़ाई हो जाए एक दूसरे के साथ ही रहेंगे। पेरेंट्स के पास न आप जाओगे ना आप जाओगे, न आप अपनी बहनों के पास जाओ, ना आप अपने भाइयों के पास जाओ, ना आप अपने क्लोज उधर के दोस्तों के पास जाओ जो बायस्ड हो जाए। आप उन लोगों के साथ रहो जो दोनों आपको जानते हैं, आप उन लोगों के बीच में रहो जो दोनों को जानते हैं, तो फिर देखो फिर मैजिकल हो जाएगा, फिर कभी दिक्कत ही नहीं आएगी। बहुत बढ़िया आंसर करा आपने इस चीज़ का। थैंक यू सो मच आप यहाँ तक आए। बट एक और मैं नोट लेना चाहूँगा आपका जी, कि आखिरी नोट जो आप हमारी ऑडियंस को देना चाहोगे। मैं तो कहूँगा एक ही ज़िंदगी मिली है यार, है ना। हो सकता है हज़ारों ज़िंदगियाँ भी है, पूर्व जन्म भी रहे हैं, आगे के जन्म भी रहे हैं, लेकिन आप और मैं अंतर्यामी नहीं है, न हम स्पिरिचुअली उस लेवल पे हैं कि हमें वो जन्म दिखते हों। मैं तो कहूँगा इस एक जन्म में 6 चीज़ें कर लो। पहली, रोज़ एक चेहरे पे मुस्कुराहट आपके कारण आनी चाहिए।
नंबर 2, रोज आपका मन थोड़ा शांत कर लो। वो कहते हैं ना, जुबान पे शुगर फैक्ट्री और माइंड में आइस फैक्ट्री आपकी लगी हुई है। नंबर 3, रोज पढ़ लो, और स्पेशली किताब हाथ में लेके पढ़ लो, क्योंकि किताब हाथ में लेके जो पढ़ता है तो आदमी को वो चीज़ें पता नहीं अंदर ज़्यादा सिंक इन होती है। नंबर 4, अपनी जॉब को, काम को सबसे बड़ी पूजा मान लो। भले आप मंदिर मस्जिद गए ना गए चल जाएगा, लेकिन काम को अगर आपने शिद्दत से नहीं किया बिल्कुल नहीं चलेगा। नंबर 5, पैसे की नॉलेज लो। पैसा आध्यात्मिक है, ऐसा नहीं है कि पैसा बुरा है, पैसा बहुत अच्छा होता है। अगर कोई भी इंसान पैसे की पावर को समझ जाए, पैसे की वैल्यू को समझ जाए और स्पिरिचुअलिटी से समझ जाए कि पैसा इसलिए नहीं कमाना है कि मुझे रोल्स रॉयस खरीद के उसमें चल के अपना ईगो बढ़ाना है। पैसा इसलिए कमाना है ताकि हम दुनिया को सेवा कर सकें। और लास्ट चीज़ ही सेवा से रिलेटेड है, रोज़ 10 मिनट सेवा। ये मुझे एक बहुत अच्छे आध्यात्मिक लीडर अखंड स्वामी जी ने कहा, 10 मिनट कोई आदमी सेवा कर ले तो उसके पास पैसा भी बहुत ज़्यादा आएगा। 10 मिनट सेवा, चाहे माँ बाप की कर लो, चाहे गाय कुत्तों की कर लो, पशु पक्षियों की, पेड़ पौधों की कर लो, आप गरीबों की कर लो, अनाथों की कर लो, बीमारों की कर लो, बट 10 मिनट सेवा, ये 6 चीज़ें किसी ने भी करी, उसका जीवन तुरंत पलटेगा और बहुत हाई लेवल पे जाएगा वो इंसान। भूपेंद्र भाई, आपने सारे क्वेश्चन के बहुत अच्छे से आंसर करे। थैंक यू एंड थैंक यू सो मच इतनी वैल्यू देने के लिए और हमारे शो पे आने के लिए। थैंक यू सो मच यार। भगवान करे लोगों को ये समझ आए और भगवान करे ऐसी चीज़ों से एटलीस्ट एक ज़िंदगी तो पूरी तरह से पलट जाए, बाकी हो जाए तो बहुत ही बढ़िया है। थैंक यू सो मच। यू आर टेकिंग ग्रेट एफर्ट्स देयर एंड योर जर्नी हैज़ बीन इंस्पायरिंग। बहुत कम समय में आपने जो किया है दैट्स कमेंडेबल, बहुत कम लोग कर पाते हैं। एंड भगवान करे कि आपके सारे सपने जल्दी से जल्दी पूरे हों और प्लस आपके थ्रू लाखों करोड़ों लोगों के सपने पूरे हों। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच। बाय। आई होप गाइज आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया होगा। मैं चाहता हूँ आपका बिगेस्ट टेक अवे इस पॉडकास्ट से क्या था, नीचे कमेंट करके प्लीज़ ज़रूर बताना। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इससे मुझे और मेरी टीम को बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। और मैं आपको बता दूँ, ऐसा ही हमने 2 पॉडकास्ट और किए हुए हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। साइड में जो आपको ये 2 पॉडकास्ट दिखाई दे रहे हैं, ये भी मैनिफेस्टेशन से रिलेटेड है। आप जा सकते हो, यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हो। मैं आपसे मिलूंगा इन दोनों पॉडकास्ट में।